शनिवार और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान, एक ऐसा एनजीओ जो सामाजिक क्षेत्र में 15 सालों से लगातार काम करता आ रहा है। एजुकेशन टू हैप्पी एजुकेशन पहला एपिसोड, शानदार रेस्पॉन्स आप लोगों का मिला और जिस तरीके का आप लोगों का फीडबैक आया वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं सराहनीय था और हमें अप्रिशिएट करने वाला था। देखिए, एजुकेशन को लेकर के जितनी भी हमने बातें की है, जितना भी आपको मांझने का प्रयास किया है, जितना भी आपके दिमागों में हमने वो चीज बताने का प्रयास किया है जो आपके जहन में सवाल चल रहे थे। एजुकेशन क्या है, हैप्पी एजुकेशन का जो मिशन है वो क्या है और किस तरीके से हम बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी वाली और संस्कार वाली और अनुशासन वाली शिक्षा जो है वो ग्रहण करवा सकते हैं। और मैंने आपको एक बात कही थी, शिक्षा में और ज्ञान में बड़ा फर्क है। ये जो फर्क है ना, ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और उस एपिसोड के बाद में लोगों के जिस तरीके से मैसेज हमारे पास में आए हैं, लोगों के जिस तरीके से कॉल हमारे पास में आए हैं, और लोगों ने एक रिक्वेस्ट भी हमसे की थी कि सर अगले एपिसोड में भी आप डॉक्टर दीपक राज को ही लेकर के आए। बड़ा मुश्किल था, और मुश्किल इसलिए था क्योंकि उतना टाइम दे पाना उनके लिए भी थोड़ा सा संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद इस अभियान की शुरुआत की है तो टाइम तो देना ही था। दूसरी बात कि उसे इन्होंने धरातल पर उन्होंने उतारने का भी प्रयास किया है। जिन दीपक राज जी को लेकर के आप लोगों की धारणा थी, स्टूडेंट्स के मन में एक धारणा थी कि सर इजीली मिलते नहीं हैं, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, पेरेंट्स से नहीं मिल पाते हैं, तो उन्होंने वो सारी चीजें अब धरातल पर उतारना शुरू भी कर दिया है। और जो फीडबैक आप लोगों के आ रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। आज हमारा दूसरा एपिसोड है एजुकेशन टू हैप्पी एजुकेशन, इसके दूसरे दौर में अब हम चलेंगे। और आज का जो दूसरा एपिसोड है इसमें थोड़े से तीखे सवाल होंगे। इसमें हम उस जड़ को पकड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या एजुकेशन सही। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा में। जी हां, आज तारीख है 11 मई और वार है शनिवार और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान, एक ऐसा एनजीओ जो सामाजिक क्षेत्र में 15 सालों से लगातार काम करता आ रहा है। एजुकेशन टू हैप्पी एजुकेशन पहला एपिसोड, शानदार रेस्पॉन्स आप लोगों का मिला और जिस तरीके का आप लोगों का फीडबैक आया वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं सराहनीय था और हमें अप्रिशिएट करने वाला था। देखिए, एजुकेशन को लेकर के जितनी भी हमने बातें की है, जितना भी आपको मांझने का प्रयास किया है, जितना भी आपके दिमागों में हमने वो चीज बताने का प्रयास किया है जो आपके जहन में। एजुकेशन क्या है, हैप्पी एजुकेशन का जो मिशन है वो क्या है और किस तरीके से हम बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी वाली और संस्कार वाली और अनुशासन वाली शिक्षा जो है वो ग्रहण करवा सकते हैं। और मैंने आपको एक बात कही थी, शिक्षा में और ज्ञान में बड़ा फर्क है। ये जो फर्क है ना, ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और उस एपिसोड के बाद में लोगों के जिस तरीके से मैसेज हमारे पास में आए हैं, लोगों के जिस तरीके से कॉल हमारे पास में आए हैं, और लोगों ने एक रिक्वेस्ट भी हमसे की थी कि सर अगले एपिसोड में भी आप डॉक्टर दीपक राज को ही लेकर के आए। बड़ा मुश्किल था, और मुश्किल इसलिए था क्योंकि उतना टाइम दे पाना उनके लिए भी थोड़ा सा संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद इस अभियान की शुरुआत की है तो टाइम तो देना ही था। दूसरी बात कि उसे इन्होंने धरातल पर उन्होंने उतारने का भी प्रयास किया है। जिन दीपक राज जी को लेकर के आप लोगों की धारणा थी, स्टूडेंट्स के मन में एक धारणा थी कि सर इजीली मिलते नहीं हैं, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, पेरेंट्स से नहीं मिल पाते हैं, तो उन्होंने वो सारी चीजें अब धरातल पर उतारना शुरू भी कर दिया है। और जो फीडबैक आप लोगों के आ रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। आज हमारा दूसरा एपिसोड है एजुकेशन टू हैप्पी एजुकेशन, इसके दूसरे दौर में अब हम चलेंगे। और आज का जो दूसरा एपिसोड है इसमें थोड़े से तीखे सवाल होंगे। इसमें हम उस जड़ को पकड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या एजुकेशन सही दिशा में जा रही है। एजुकेशन टू हैप्पी एजुकेशन, ये पार्ट तो हो गया पेरेंट्स के लिए, ये पार्ट तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए, बट एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या कर रहे हैं हम? कई भ्रामक अफवाहों के और विज्ञापनों के मकड़ जाल में तो उलझ करके नहीं रहे। सवाल बहुत हैं। दरअसल एजुकेशन जो है वो हैप्पी एजुकेशन में तो कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एजुकेशन मिल पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भौतिकवादी चीजों में फंस करके और हम रियल एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं? ये भी तो बड़ा प्रश्न है, ये भी तो यक्ष प्रश्न है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपने हमारे पास में भेजे थे, और यकीन मानिए आपके दिमाग में चल रहे जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। और आपकी मोस्ट रिक्वेस्ट पर और हमारी
बहुत मोस्ट रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से इस दूसरे एपिसोड का हिस्सा बनेंगे। क्रिएटिव के जो ऑनर हैं ग्रुप ऑफ एजुकेशन के, अब तो उनको ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि वो हैप्पी एजुकेशन के कोच हैं, ठीक है ना। बच्चों को हैप्पी एजुकेशन और वो एनवायरनमेंट हम कैसे अवेलेबल करवाएं, इसको लेकर के वो लगातार काम भी कर रहे हैं, उनकी टीम काम भी कर रही है। और यकीन मानिए, वो कहते हैं ना कि जानवी मंजिल पर चला था अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अगर आप लोगों का साथ रहा तो गंगापुर वापस शिक्षा का हब बनेगा, वापस शिक्षा के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दौर जो बुरा शुरू हुआ था, ये शुरू कब हुआ था, इसमें गिरावट कब आई थी, ये भी तो बड़ा प्रश्न है। क्या शिक्षा का हब था या नहीं था गंगापुर सिटी? बहुत सारे सवाल है जो मेरी भी जहन में है, बहुत सारे सवाल है जो आपके भी जहन में है। इस दूसरे एपिसोड में उन तमाम सवालों का और उन तीखे और चुभते सवालों का जवाब देंगे आज डॉक्टर दीपक राज। दीपक सर, फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन टू हैप्पी एजुकेशन। और पहला एपिसोड शानदार फीडबैक मिला, लोगों की सराहना खूब मिली। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि दीपक सर सामने आकर के और इतने बेबाक तरीके से खुल करके आपने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। और एक मुहिम, एक अभियान जो है आप लेकर के आए हैं। लोग भी कहीं ना कहीं खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक आवश्यकता है उस चीज़ की कि सब एजुकेशन के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन वो हैप्पी एजुकेशन में कैसे कन्वर्ट हम उसको करें। तो फीडबैक बहुत अच्छा रहा। आप मुझे बताइए, पहले एपिसोड के बाद में आपको जो फीडबैक मिला वो कैसा रहा और किस तरह का रेस्पॉन्स जो है लोगों का सामने आया? थैंक यू वेरी मच अजय जी। सबसे पहले मैं अपने सारे हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स और पूरे गंगापुर शहर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पहले एपिसोड, और मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी ईयर्स के बाद दोबारा पब्लिक लाइफ में आया, तो आपने बहुत अप्रिशिएट किया। और ख़ासकर उन सारे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उन सब बच्चों को मैं बहुत सारा थैंक यू देना चाहता हूँ और उससे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे कि बताया गया था आपको कि ये कोई हैप्पी एजुकेशन एक नारा नहीं है, एक सोच है, एक मिशन अपने हाथ में लिया है। और सबसे खुशी की बात है, उस मिशन पे हमने काम करना शुरू भी कर दिया है। तो आप महसूस करेंगे करीब करीब 1 महीने के अंदर गंगापुर शहर में बहुत सारे बच्चे खुद आपको आपके मंच पर आके बताएंगे कि उनकी लाइफ में 1 महीने के अंदर क्या डिफरेंस आया है। तो इसके लिए मैं न्यूज़ 7 राजस्थान की पूरी टीम को भी आप बताना चाहूँगा कि इतने अच्छे प्रोग्राम का इनिशिएटिव आपने लिया है और इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और है सर, जो कमेंट्स मैंने देखे थे और जो पढ़े थे कि एक क्रेज, एक दीवानगी जो होती है ना, उस तरह के कमेंट्स भी मुझे कहने का स्टूडेंट्स के नजर आए, जो आज आपसे आज एजुकेशन हासिल करके, तालीम हासिल करके आज अच्छे ओहदों पर पहुंच चुके हैं। उन लोगों ने जब आपको देखा ना, तो वो एक जो चीज़ निकल करके सामने आई और उन लोगों का जो दीवानगी थी वो नजर आई। आपने भी बहुत सारे कमेंट पढ़े होंगे। मैंने सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े और मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं कहूँ मुझे खुद ही इतना मोटिवेशन मिला कि बच्चों का प्यार, पेरेंट्स का प्यार, टीचर्स का प्यार बहुत है हमारे साथ, और यही प्यार कुछ करने के लिए आगे आपको और इंस्पायर करता है। और उसी प्यार को और बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए नाउ वी आर ऑन द मिशन ऑफ हैप्पी एजुकेशन। अच्छा, एक चीज़ और है, उसके इस मिशन की आपने शुरुआत कर दी। धरातल पर अगर देखूं उस एपिसोड के बाद में आपने कितना कुछ करना शुरू किया है? क्योंकि जो मैंने सोशल साइट पर पढ़ा है, आया है, मीडिया में जो आया है कि हाँ अब पेरेंट्स से मिलना है, बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, वो दीपक राज सर अब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस चीज़ को शायद बच्चे भी मिस कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप भी मिस ही कर रहे थे उस चीज़ को। देखिए अजय जी, लास्ट का दौर रहा करीब 5 से 7 सालों का। इस दौर में भी काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च पढ़ी, चीज़ें डेवलप करी, टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया, लेकिन वो चीज़ हम लोगों के सामने ला नहीं पा रहे थे। और अब जो दौर शुरू किया है, इस दौर में उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये कह सकते हैं कि हमने खुद ने लीड ली है, खुद ग्राउंड लेवल पर रह के उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, चीज़ें ठीक कर रहे हैं। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि मैं अभी लास्ट दिनों की बात करूँ तो शायद मेरा 15 to 18 आवर्स का एवरेज पर डे का वर्किंग का आ रहा है इस समय, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। आई एम एंजॉइंग द थिंग्स। दोबारा बच्चों से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, अपने टीचर से रोज़ मिलना, इट्स लाइक गिविंग न्यू एनर्जी टू मी आल्सो। तो एक तो अच्छी बात ही हो रही है। दूसरी बात अच्छी हो रही है कि आपके एपिसोड के बाद ही, जो कि हमने काम पहले किया हुआ था, हमने एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड द हैप्पी लर्निंग मूवमेंट्स, HLM। तो HLM मीन्स जो टाइम टेबल से हम कहते हैं, अल्टीमेटली दुनिया का साइंस क्या है। जब तक आप समय को अपने साथ डिसिप्लिन लेके नहीं आएंगे, दुनिया में कोई भी लक्ष्य या दुनिया में कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। तो समय को जो हम कहते हैं टाइम टेबल कहते हैं, उस टाइम टेबल को हमने नाम दिया है
हैप्पी लर्निंग मोमेंट्स, मोमेंट्स मतलब टाइम, लर्निंग मतलब सीखना है और हैप्पी सीखना है। और हमने वो कल हमारे डिपार्टमेंट में, यदि मैं कहूँ क्रिएटिव को, जैसे हमने बताया आपको, एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने लिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं और कल हमने उसको विधिवत रूप से शुरुआत कर दी है। बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे IIT JEE की कोचिंग के साथ साथ, गाइडेंस के साथ साथ बच्चे कल से स्पोर्ट्स करना बच्चों ने शुरू किया है, कोडिंग क्लास बच्चों को शुरू करवा दी है, म्यूजिक क्लास उसमें बच्चों के लिए सेट कर दी है, लीडरशिप स्किल्स क्लास सेट कर दी है। तो मुझे लगता है कि करीब करीब 30 डेज में आई विल हैव सम मोर गुड फैकल्टीज ऑफ दिस टाइप ऑफ कोर्सेज। और क्रिएटिव स्कूल के बच्चे एज ए पायलट प्रोजेक्ट अब IIT JEE और NEET के साथ साथ बच्चे लीडरशिप स्किल सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, कोडिंग प्रोग्राम सीखेंगे, बच्चे स्पोर्ट्स पे एंजॉय करेंगे। एंड वी हैव इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम फ्रॉम स्टडी। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था जो मैं पूछना चाहूंगा। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन या बेस जो हम तैयार कर रहे हैं इस हैप्पी एजुकेशन में, वो किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसी आधुनिकता में खोकर के रह जाएं, ये तो पहले से चलता रहा है, जो डिजिटल चल रहा है हम उसी की तरफ ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, धरातल से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पर भी फोकस है। कहने 100%। देखिए क्या होता है, अल्टीमेटली शिक्षा का जो मूल आधार है और प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही है। वो गुरुकुल पद्धति में भी होते थे, लास्ट सेंचुरी में भी थे और आज भी हमेशा रहेंगे। और शिक्षा के मूल आधार क्या है कि शिक्षा का जो प्रोसेस होता है वो आपकी पर्सनालिटी को डे टू डे डेवलप करने का होता है। इट्स नॉट अबाउट समथिंग, कोई एग्जाम या कोई जॉब या कोई कॉलेज नहीं होता है। ये आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व डेवलप करने का एक मिशन होता है जिसमें आप हर दिन अपने आप को एक बेहतरीन रूप में सामने पाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले भी यही था, आज भी यही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सालों में यदि हम बात करें लास्ट 20 ईयर्स के अंदर कुछ कॉमर्शलाइजेशन काफ़ी चीज़ का हो गया है। और मैं कहूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ अपने सारे पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि स्कूल्स एंड कोचिंग्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बहुत कॉमनली बात करें तो स्कूल्स एजुकेशन को आपको अलग करना होगा और कोचिंग एजुकेशन को आपको समझना पड़ेगा। दोनों में लीगली डिफरेंस क्या है और प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है। तो हम लीगल डिफरेंस की बात करें तो स्कूल कॉन्सेप्ट जो हमारे देश में बनाए गए हैं दैट इज कॉल्ड अ चैरिटेबल वर्क, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा लेने पर विश्वास नहीं करते हैं। जो बेसिक खर्चे आपके आ रहे हैं उनको आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी थिंक अबाउट गिविंग मोर, कि हम सामने वाले को क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको दे सकते हैं। लेकिन जब कोचिंग वर्क शुरू होता है दैट मीन समवेयर सी फॉर कॉमर्शियल, तो वहाँ पर पहले बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस मीन्स हम लोगों से क्या ले सकते हैं क्या लोगों से हम बहुत ले सकते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ बचा के कुछ देने की वाली बातें वहाँ पर, तो वहाँ पर बेसिकली कुछ शीट्स काम करती है, कैलकुलेशंस काम करते हैं। तो मूलभूत डिफरेंस जो है ये हमें समझना चाहिए और हमें मतलब इट शुड बी अ गुड डिबेट ऑन द टॉपिक कि वी आर डेवलपिंग द स्कूल और कोचिंग एजुकेशन। अब एग्जाम्पल लीजिए, आज इंडिया में कई स्कूल्स ऐसे हैं जो 100 ईयर्स पहले भी उनका बहुत नाम था। मैं दोनों स्कूल की बात करूं या सिंधियास की बात करूं या मेयो स्कूल्स की बात करूं, जो देश के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स हैं या अच्छे स्कूल्स हैं, उस समय भी वो उतने अच्छे थे और आज भी वो उतने अच्छे हैं। वहाँ से वर्ल्ड क्लास लीडर्स डेवलप होते हैं, वर्ल्ड क्लास कॉल डेवलप होती है। और कहीं ना कहीं कुछ सालों के अंदर कुछ कोचिंग क्लास का जो था, जिसके बारे में हमारी केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है, राज्य सरकार का स्टेप रेडी है, वो कुछ इस तरह सिस्टम में आई एक्स्ट्रा प्लेयर बन के कि उसने अंदर आके और स्कूल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों की असेंबलीज होना, बच्चों की स्पोर्ट्स होना, बच्चों की ऐसी बातें जो बच्चों का व्यक्तिगत विकास करती है, उसको बाहर निकाल दिया और वो मेन बेस में आकर रुक गई। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फ्यूचर के हिसाब से एक सोचने का बिंदु है और वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के स्वस्थ डेवलपमेंट के लिए वो ठीक नहीं है। यदि आपको एक स्विमर बनना है, यू वांट टू स्विमर, तो आप स्विमिंग सीख सकते हैं। और आपको टॉप स्विमर बनना है तो आप पर्सनल कोच हायर कर सकते हैं, पर्सनल कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सारे बच्चों को हम टॉप स्विमर बना देंगे और सारे बच्चे 8-8 घंटे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करें, तो शायद कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बात ठीक नासिक होगी। इस बात को उदाहरण को आप कहीं भी ले सकते हैं। चलिए, पहला जो एपिसोड था बड़ा इजी एपिसोड था और बड़ा कूल एपिसोड था। और सबसे पहली बात है कि आपका भी एक नया इंट्रोडक्शन था, आप भी पहली बार लाइमलाइट में आए। आज का जो एपिसोड होगा ना वो थोड़ा सा तीखा होगा और वो तीखा इसलिए होगा क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से आप भी जुड़े हुए हैं। गंगापुर सिटी के एजुकेशन को, एनवायरनमेंट को आपने बहुत अच्छे से और करीब से आपने देखा है। हर कोई मंच पर जाकर के एक चीज बोलता है, साहब गंगापुर सिटी एजुकेशन का हब है। पहले तो मुझे ये बताइए, वाकई में गंगापुर सिटी एजुकेशन का हब है या नहीं है, या यहाँ का एनवायरनमेंट इतना सूट करता है कि हाँ ये एजुकेशन में कोटा के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम गंगापुर का है। ठीक है जी, इसको पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपने इससे कहा कि सवाल तीखे होंगे, तो चूंकि मैं कोई प्रोफेशनल प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का या मुझे इस तरह का अनुभव नहीं है, पर एज एजुकेटर, एज एकेडमिशियन, और जो मेरे दिल में होगा मैं कहूँगा दिल की बात, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा विद फैक्ट्स एंड विद सम रिसर्च। तो वॉट एवर इट्स माई पर्सनल व्यू, आप भी कह सकते हैं, हो सकता है किसी को बात
कम समझ में आए, बट आई विल ट्राई कि जो मेरा पूरा फोकस है वो मेरे पेरेंट्स को लेके है, मेरे बच्चों को लेके है और हमारे टीचर्स को लेके है। तो जो चीज़ हमारे उनके लिए ठीक होगी, शहर के लिए अच्छी होगी, दैट आई विल शेयर टू यू विद दिस प्लेटफॉर्म। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि गंगापुर सिटी क्या शिक्षा का हब है, जो काफ़ी मैं भी पढ़ता हूँ। तो अजय जी, इसके लिए थोड़ा हम पहले टॉपिक समझते हैं, इस शिक्षा का हब होता क्या है और कहते किसे हैं। किसी भी चीज़ का हब जो होता है वो टॉपिक होता क्या है। तो जितना मेरा इसमें अभी तक नॉलेज है, यदि हम इंडिया की बात करें, थोड़ा सा टॉपिक को गंगापुर पर आने के लिए इंडिया को समझना पड़ेगा। तो इंडिया में से आप यदि टाइप करेंगे, देखेंगे विच इज़ द टॉप एजुकेशन सिटीज़ ऑफ इंडिया, बिल्कुल, जिसको आप शिक्षा का हब एक कॉमर्शियल वर्ड कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर शिक्षा का स्तर बेहतरीन होता है। तो वहाँ पर नाम से होता है बेंगलुरु का, पुणे का, हैदराबाद का, दिल्ली का, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद। यानी कि ये एक रिसर्च है पूरी। इनका नाम क्यों आता है? यहाँ पर देश के प्रतिष्ठित IITs कॉलेज बने हुए हैं, IIM कॉलेज बने हुए हैं, देश की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है IISR, जो कि बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं उस शहर को उससे एक्सपोजर मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यदि हम समझना चाहें इस टॉपिक के अंदर कि वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी शहर को या संस्था को एक टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट या सिटी कैसे मिलता कैसे, तो उसके लिए यदि हम बहुत ही कंक्लूसिव बात करें, सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो वो 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना काम होता है। आज जो भी कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्या वो कॉपी पेस्ट हो रहा है या उस पर कुछ ना कुछ डे बाय डे नए प्रयोग किए जा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है इनोवेशन, कि आप नवाचार कितने करते हैं, उसी चीज़ को आप किस तरह प्रेजेंट करके और बहुत खूबसूरती के साथ हमारे बच्चों को, लर्नर्स को आप बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह सकता हूँ मैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स, यानी सीखने के साथ नए नए प्रयोग करना और बच्चों को उस पर बहुत नए समय के साथ बढ़ाना। फोर्थ में कह सकता हूँ कि समय के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारी स्किल्स बच्चों को बताई जा रही, नहीं बताई जा रही। और 5वां हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। 6 में कह सकता हूँ वहाँ फैकल्टीज का लेवल, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका माइंड सेट क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट द बिग बिग पैकेजेस, इट्स अबाउट जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनका जुड़ाव दिल के साथ उस संस्था में उनके बच्चों के साथ है कि नहीं। ये यदि ब्रॉडली हम बात करें तो 7-8 पीटर्स को हम रिव्यू करेंगे तो किसी भी संस्था को या उस शहर के सिस्टम को हम समझ सकते हैं। दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट। तो मेरा मानना है कि इन सब पॉइंटों पर हम विचार करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की नीति क्या कहती है शिक्षा को लेके। यदि वो नीति हमारी कुछ और कह रही है और हम कुछ और पढ़ा रहे हैं तो वो मैच नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में आप एक शिक्षा का हब के बारे में जो बात करते हैं वो हम नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश में जो अभी 2020 की NEP पॉलिसी आई है, जो पूरे देश को एक बहुत नई दिशा देने वाली है, उसके एक्सपेक्टेशन है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसके साथ हमारा इंस्टीट्यूट, चाहे हम स्कूल हैं या कॉलेज में हैं, वो कितना मैच कर पा रहा है। यदि उस डायरेक्शन हम चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में उसको एक शिक्षा का एक बड़ा सेंटर के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी कोचिंग की गाइडलाइंस भी निकाली है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, किसी भी शहर को जो शिक्षा का बना सकता है वो है कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके प्रमोटर्स हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है लाइफ का। सोच के साथ काम कर सोच, ये विजन एक्चुअली बहुत बड़ा वर्ड है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो वो एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। पहले जो सरकार थी उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। तो जब तक आपके सामने एक विजन नहीं होगा और उस विजन को लेकर जो व्यक्ति उस पर काम कर रहा है उनके लिए वो मिशन नहीं बनेगा, तब तक आपको एक बहुत लंबे टर्म में एक अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो मेरा भी व्यू है कि 3 पॉइंट की हम बात करें। पहली बात कि आपके इंस्टीट्यूट में वो सारे 5-7 पैरामीटर्स हैं नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो देश की शिक्षा नीति है उसके साथ हम अपने इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को कितना अलाइन कर पा रहे हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि वहाँ जो स्कूल के डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल्स हैं वो खुद अपने आप को कितना अपडेट करते हैं, कितना तैयारी करते हैं, उनका विजन और विजन क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तीनों चीज़ें नहीं मिलेगी अजय जी, तो लगता है हमें कि शिक्षा को, कोई भी शहर को एक हब कहना या उसको एक सिटी कहना, थोड़ा सा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है इसमें भी। तो उसमें हो सकता है, लेकिन 3 पैरामीटर्स पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की या मंथन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कि बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर कर दिया दीपक सर ने, और अब आपको ये सोचना है कि क्या हम इन पैरामीटर्स को अचीव कर पा रहे हैं, क्या ये पैरामीटर्स हम पूरे कर पा रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह देते हो कि गंगापुर शिक्षा का हब है? क्या एनवायरनमेंट हम दे पा रहे हैं? क्या हम वो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ चल पा रहे हैं? क्या आगे जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो सारी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं? तो ये देखना पड़ेगा। कहना बहुत आसान है कि गंगापुर सिटी शिक्षा का हब है, बट क्या हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पा रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। दीपक सर,
एक चीज़ तो चलो फिल्टर हो गई कि एजुकेशन का हब गंगापुर सिटी को कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अब ये तो लोगों के लिए हमने ये सवाल छोड़ दिया है कि अब आप देख लीजिए हम इसे एजुकेशन का हब मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। सवाल ये उठता है वातावरण। आज जो वातावरण, जो परिदृश्य बदला है शिक्षा का गंगापुर सिटी में, वो आपको लग रहा है कि ठीक है, या जो कुछ चल रहा है वो वही चल रहा है कि बस एक दूसरे की टांग खिंचाई या एक गलत प्रतिस्पर्धा जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई? जो वातावरण है एजुकेशन का, वो कैसा लग रहा है आपको आज की तारीख में गंगापुर सिटी का? देखिए अजय जी, मैं इसको एक निष्पक्ष भाव से देखता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं गंगापुर सिटी के अंदर पोटेंशियल बहुत है हमारे यहाँ के बच्चों में। यहाँ के पेरेंट्स बहुत लाइक करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को, अच्छे एजुकेशन को, जो कि होना भी चाहिए। और मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा अनुभव रहा है कि हमारे यहाँ शहर के बच्चे, उनको यदि अच्छा वातावरण मिले, ऐसा वातावरण जो गंगापुर नहीं, शिक्षा गंगापुर बारे में नहीं है, इट्स अबाउट ग्लोबल। ये बच्चा जब गंगापुर से बाहर पढ़ने जाए या कुछ बिजनेस करने जाए तो उसको लगे कि मैं देश की दुनिया से आँख मिला के बात कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का या किसी शहर का बन के नहीं रह गया हूँ। ये विज़न बच्चों के दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। जब इस पैरामीटर पे मैं गंगापुर को वर्तमान में निष्पक्ष रूप से मैं एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे लगता है गंगापुर सिटी में इस समय खासकर दो तरह की जो है प्रैक्टिस इस समय एजुकेशन में चल रही है। पहली प्रैक्टिस, ऐसा माहौल बनना शुरू हो रहा है जो कि आज जिसके लिए कोटा बहुत परेशान हो रहा है कि बच्चों के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पर्टिकुलरली एग्जाम की कोचिंग सब कुछ होती है या उसकी पढ़ाई जिंदगी में सब कुछ होती है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में बात किया कि सब कुछ तो नहीं है। वो एक पैरामीटर हो सकता है। बिल्कुल, आपको स्विमिंग अच्छी आती है, आपको डांस अच्छा आता है, आपको स्पीकिंग अच्छी आती है, लेकिन वो सब कुछ तो नहीं है। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो एग्जाम सब कुछ है। ठीक है। दूसरा पक्ष इस बात का ये है कि उसके अंदर जो बच्चों के परिणाम आ रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क तो है। वो पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं दिखाए जा रहे हैं या कुछ गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसके प्रमाण भी आप चाहें तो हम उसको अलग से डिबेट उस टॉपिक पे हम कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस शहर के भविष्य के लिए या हमारे भविष्य के लिए अच्छी तो नहीं है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि यदि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगा निवेदन करना कि बच्चों की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बच्चे पढ़ें, नो डाउट पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ बच्चों को और चीज़ें भी उस करिकुलम के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। लोगों ने किया है और केटीएम ने भी शुरुआत उसी कर दी है कि बच्चा आईटी जेईई कोचिंग पढ़ते हुए, बच्चा नीट की कोचिंग करते हुए, बच्चा क्लैरिटी कोचिंग करते हुए, बच्चा स्पोर्ट्स भी कर सकता है, बच्चा म्यूजिक भी कर सकता है, बच्चा और चीज़ें भी सीख सकता है। तो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आवश्यक नहीं है और ना ही कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप कोई भी तैयारी करते समय बहुत स्ट्रेस में आए, बहुत प्रेशर में आए या सब कुछ भूल जाएं। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे मैंने कई जो बच्चे हैं जिन्होंने आईटी जेईई टॉप किया है या नीट टॉप किया है, उनके इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, उनके एक्सपीरियंस मैंने पढ़े हैं। कई जो अच्छी इंस्टीट्यूट्स के एचओडीज़ हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि एक्टिवली यदि आप कोई भी कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हो सो 10 to 12 आवर्स इज सफिशिएंट टू डिवोट टू टाइम फॉर माइंड। आपका पूरा फोकस होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज है ना दीपक सर, ये जो कंपटीशन है, ये जो अनवांटेड रेस है जी, ये इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इन्हीं स्कूलों ने की जी, यही लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लेना तो मेरे आई थिंक अभी सोच में नहीं आएगा। देखिए, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3 पैरामीटर्स होते हैं। थर्ड पैरामीटर विजन एंड मिशन ऑफ द लीडर, कि जो व्यक्ति या जो एक प्रमोटर अपनी संस्था चला रहा है उसका विजन मिशन समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शहर का कोई अधिकारी है या वहाँ का कोई राजनेता है या किसी बिजनेस का एक सीईओ है, उसका विजन मिशन क्या है, यदि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, जैसा भी है, यदि वो आपको समझ में आ जाता है एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, तो बाकी के निर्णय आपके काफ़ी ठीक होने चालू हो जाते हैं। तो गंगापुर में समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लास्ट खासकर 7-8 सालों में दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड और एक ऐसी रेस और एक ऐसी दौड़ शुरू हो गई है जो कि बहुत लंबे समय चलने वाली नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हम बच्चों को एक ऐसा वातावरण दें, हम हमारे बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जहां बच्चे अपने तैयारी करें कॉम्पिटिशन की, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में बच्चों की हैप्पीनेस और बच्चों के अदर एक्टिविटीज़ जो बच्चे के माइंड को टेक्निकली एक्टिवेट करती है, मोर प्रोडक्टिव करती है, वो हमारे करिकुलम में हम शामिल कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत हमने हमारे क्रिएटिव इंस्टीट्यूट से की है, जिसके परिणाम मैं मानता हूँ एज एजुकेटर
1 मंथ के अंदर आपको वो बच्चे अपने टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, वो जो टेस्ट नेशनल लेवल पे होते हैं। रिपोर्ट्स में आपको शायद आपके चैनल के माध्यम से या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूँगा, और प्लस वो बच्चे अपनी लाइफ की हैप्पीनेस वो इंडेक्स से बच्चे अपने बढ़ाना शुरू करेंगे। तो एक सोच हमारे शहर में लगता है मुझे अब ये काम कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ओनली सिर्फ कोचिंग क्लास में डाइवर्ट कर रही है। दूसरी सोच मुझे लगता है हमारे शहर में ये भी काम कर रही है कि जो हमारे एक ट्रेडिशनल पैटर्न था आज से 25-30 साल पहले, एक बुक खोली आपने, टीचर क्लास में आते हैं, चैप्टर्स बच्चों को पढ़ा दिया या ट्रांसलेट कर दिया, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को दे दिए, होमवर्क क्लास बच्चों ने लिख लिया, बच्चों ने उसको अच्छे से रट लिया, याद कर लिया, एक पेपर में लाके बच्चों ने लिख दिया और बच्चों की मार्कशीट अपने हाथ में आ गई। दैट इज कॉल्ड सम काइंड क्रेमिंग एजुकेशन। शिक्षा को सीखना नहीं रटना। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं, इसमें बच्चों को आपने टेबल्स याद करवा दिए बहुत सारे 40-50 तक, बच्चों को बहुत सारे मीनिंग्स आपने याद करवा दिए, मतलब रटवा दिए याद से मतलब। तो आज के समय में, वर्तमान समय में जहाँ आपके चैट जीपीटी और एआई से टूल्स हमारी ज़िंदगी में डे बाय डे आते जा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिक्षा आउटडेटेड हो चुकी है। तो हमें अब करना क्या चाहिए अजय जी? मुझे लगता है कि हमारे शहर में एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सभी से मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, हमें न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा में। जी हां, आज तारीख है 11 मई और वार है शनिवार, और हमारे क्वेश्चंस काम करते हैं। तो मूलभूत डिफरेंस जो है ये हमें समझना चाहिए, और हमें मतलब इट शुड बी अ गुड डिबेट ऑन द टॉपिक कि वी आर डेवलपिंग द स्कूल और कोचिंग एजुकेशन। आप एग्जांपल लीजिए, आज इंडिया में कई स्कूल्स ऐसे हैं जो 100 ईयर्स पहले भी उनका बहुत नाम था। मैं दोनों स्कूल की बात करूं या सिंधियास की बात करूं या मेयो स्कूल्स की बात करूं, जो देश के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स हैं या अच्छे स्कूल्स हैं, उस समय भी वो उतने अच्छे थे और आज भी वो उतने अच्छे हैं। वहाँ से वर्ल्ड क्लास लीडर्स डेवलप होते हैं, वर्ल्ड क्लास कॉल डेवलप होती है। और कहीं ना कहीं कुछ सालों के अंदर कुछ कोचिंग क्लास का जो था, जिसके बारे में हमारी केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है, राज्य सरकार का स्टेप ले रही है, वो कुछ इस तरह सिस्टम में आई एक्स्ट्रा प्लेयर बन के कि उसने अंदर आके और स्कूल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों की असेंबलीज होना, बच्चों की स्पोर्ट्स होना, बच्चों की ऐसी बातें जो बच्चों का व्यक्तिगत विकास करती है, उसको बाहर निकाल दिया और वो मेन बेस में आकर रुक गई। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फ्यूचर के हिसाब से एक सोचने का बिंदु है, और वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के स्वस्थ डेवलपमेंट के लिए वो ठीक नहीं है। यदि आपको एक स्विमर बनना है, यू वांट टू स्विमर, तो आप स्विमिंग सीख सकते हैं, और आपको टॉप स्विमर बनना है तो आप पर्सनल कोच हायर कर सकते हैं, पर्सनल कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सारे बच्चों को हम टॉप स्विमर बना देंगे और सारे बच्चे 8-8 घंटे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करें, तो शायद कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बात ठीक नासिफ होगी। इस बात को, उदाहरण को आप कहीं भी ले सकते हैं। चलिए, पहला जो एपिसोड था बड़ा इजी एपिसोड था और बड़ा कूल एपिसोड था, और सबसे पहली बात है कि आपका भी एक नया इंट्रोडक्शन था, आप भी पहली बार लाइमलाइट में आए। आज का जो एपिसोड होगा ना, वो थोड़ा सा तीखा होगा, और वो तीखा इसलिए होगा क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से आप भी जुड़े हुए हैं। गंगापुर सिटी की एजुकेशन को, एनवायरनमेंट को आपने बहुत अच्छे से और करीब से आपने देखा है। हर कोई मंच पर जाकर के एक चीज बोलता है, साहब गंगापुर सिटी एजुकेशन का हब है। पहले तो मुझे ये बताइए, वाकई में गंगापुर सिटी एजुकेशन का हब है या नहीं है, या यहाँ का एनवायरनमेंट इतना सूट करता है कि हाँ, ये एजुकेशन में कोटा के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम गंगापुर का है। ठीक है जी, इसको पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपने इससे कहा कि सवाल तीखे होंगे, तो चूंकि मैं कोई प्रोफेशनल प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का या मुझे इस तरह का अनुभव नहीं है, पर एज एजुकेटर, एज एकेडमिशियन, और जो मेरे दिल में होगा मैं कहूँगा दिल की बात, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा विद फैक्ट्स एंड विद सम रिसर्च। तो वॉट एवर इट्स इज माई पर्सनल व्यू, आप भी कह सकते हैं, हो सकता है किसी को बात कम समझ में आए, बट आई विल ट्राई कि जो मेरा पूरा फोकस है वो मेरे पेरेंट्स को लेके है, मेरे बच्चों को लेके है और हमारे टीचर्स को लेके है। तो जो चीज़ हमारे उनके लिए ठीक होगी, शहर के लिए अच्छी होगी, दैट आई विल शेयर टू यू विद दिस प्लेटफॉर्म। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि गंगापुर सिटी क्या शिक्षा का हब है, जो काफ़ी मैं भी पढ़ता हूँ। तो अजय जी, इसके लिए थोड़ा हम पहले टॉपिक समझते हैं, इस शिक्षा का हब होता क्या है और कहते किसे हैं। किसी भी चीज़ का हब जो होता है वो टॉपिक होता क्या है। तो जितना मेरा इसमें अभी तक नॉलेज है, यदि हम इंडिया की बात करें, थोड़ा सा टॉपिक को गंगापुर पर आने के लिए इंडिया को समझना पड़ेगा। तो इंडिया में से आप यदि टाइप करेंगे, देखेंगे विच इज़ द टॉप एजुकेशन सिटीज ऑफ इंडिया, बिल्कुल, जिसको आप शिक्षा का हब, एक कॉमर्शियल वर्ड कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर शिक्षा का स्तर बेहतरीन होता है, तो वहाँ पर नाम से होता है बेंगलुरु का, पुणे का, हैदराबाद का, दिल्ली का, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद। यानी कि ये एक रिसर्च है पूरी। इनका नाम क्यों आता है? यहाँ पर देश के प्रतिष्ठित IITs कॉलेज बने हुए हैं, IIM कॉलेज बने हुए हैं,
देश की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है IISR जो कि बहुत ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं उस शहर को उससे एक्सपोजर मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यदि हम समझना चाहें इस टॉपिक के अंदर कि वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी शहर को या संस्था को एक टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट या सिटी कैसे मिलता कैसे, तो उसके लिए यदि हम बहुत ही कंक्लूसिव बात करें, सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो वो 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना काम होता है। आज जो भी कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्या वो कॉपी पेस्ट हो रहा है या उस पर कुछ ना कुछ डे बाय डे नए प्रयोग किए जा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है इनोवेशन, कि आप नवाचार कितने करते हैं, उसी चीज़ को आप किस तरह प्रेजेंट करके और बहुत खूबसूरती के साथ हमारे बच्चों को, लर्नर्स को आप बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह सकता हूँ मैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स, यानी सीखने के साथ नए नए प्रयोग करना और बच्चों को उस पर बहुत नए समय के साथ बढ़ाना। फोर्थ में कह सकता हूँ कि समय के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारी स्किल्स बच्चों को बताई जा रही, नहीं बताई जा रही। और पांचवा हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। 6 में कह सकता हूँ वहाँ फैकल्टीज का लेवल, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका माइंड सेट क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट द बिग पैकेजेस, इट्स अबाउट जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनका जुड़ाव दिल के साथ उस संस्था में उनके बच्चों के साथ है कि नहीं। ये यदि ब्रॉडली हम बात करें तो 7-8 पीटर्स को हम रिव्यू करेंगे तो किसी भी संस्था को या उस शहर के सिस्टम को हम समझ सकते हैं। दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट। तो मेरा मानना है कि इन सब पॉइंटों पर हम विचार करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की नीति क्या कहती है शिक्षा को लेके। यदि वो नीति हमारी कुछ और कह रही है और हम कुछ और पढ़ा रहे हैं तो वो मैच नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में आप एक शिक्षा का हब के बारे में जो बात करते हैं वो हम नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश में जो अभी 2020 की NEP पॉलिसी आई है जो पूरे देश को एक बहुत नई दिशा देने वाली है, उसके एक्सपेक्टेशन है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसके साथ हमारा इंस्टीट्यूट, चाहे हम स्कूल हैं या कॉलेज में हैं, वो कितना मैच कर पा रहा है। यदि उस डायरेक्शन हम चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में उसको एक शिक्षा का एक बड़ा सेंटर के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी कोचिंग की गाइडलाइंस भी निकाली हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट किसी भी शहर को जो शिक्षा का बना सकता है वो है कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके प्रमोटर्स हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है लाइफ का। तो सोच के साथ काम करें। सोच ही विजन एक्चुअली बहुत बड़ा वर्ड है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो वो एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। पहले जो सरकार थी उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। तो जब तक आपके सामने एक विजन नहीं होगा और उस विजन को लेकर जो व्यक्ति उस पर काम कर रहा है उनके लिए वो मिशन नहीं बनेगा, तब तक आपको एक बहुत लंबे टर्म में एक अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो मेरा भी व्यू है कि 3 पॉइंट की हम बात करें। पहली बात कि आपके इंस्टीट्यूट में वो सारे 5-7 पैरामीटर्स हैं नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो देश की शिक्षा नीति है उसके साथ हम अपने इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को कितना अलाइन कर पा रहे हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि वहाँ जो स्कूल के डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल्स हैं वो खुद अपने आप को कितना अपडेट करते हैं, कितना तैयारी करते हैं, उनका विजन और विजन क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तीनों चीज़ें नहीं मिलेगी अजय जी, तो लगता है हमें कि शिक्षा को, कोई भी शहर को एक हब कहना या उसको एक सिटी कहना, थोड़ा सा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है इसमें भी। तो उसमें हो सकता है, लेकिन 3 पैरामीटर्स पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की या मंथन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कि बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर कर दिया दीपक सर ने, और अब आपको ये सोचना है कि क्या हम इन पैरामीटर्स को अचीव कर पा रहे हैं, क्या ये पैरामीटर्स हम पूरे कर पा रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह देते हो कि गंगापुर शिक्षा का हब है? क्या एनवायरनमेंट हम दे पा रहे हैं? क्या हम वो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ चल पा रहे हैं? क्या आगे जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो सारी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं? तो ये देखना पड़ेगा। कहना बहुत आसान है कि गंगापुर सिटी शिक्षा का हब है, बट क्या हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पा रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। दीपक सर, एक चीज़ तो चलो फिल्टर हो गई कि एजुकेशन का हब गंगापुर सिटी को कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अब ये तो लोगों के लिए हमने ये सवाल छोड़ दिया है कि अब आप देख लीजिए हम इसे एजुकेशन का हब मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। सवाल ये उठता है वातावरण। आज जो वातावरण, जो परिदृश्य बदला है शिक्षा का गंगापुर सिटी में, वो आपको लग रहा है कि ठीक है, या जो कुछ चल रहा है वो वही चल रहा है कि बस एक दूसरे की टांग खिंचाई या एक गलत प्रतिस्पर्धा जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई? जो वातावरण है एजुकेशन का, वो कैसा लग रहा है आपको आज की तारीख में गंगापुर सिटी का? देखिए अजय जी, मैं इसको एक निष्पक्ष भाव से देखता हूँ। तो हमें कह सकते हैं गंगापुर सिटी के अंदर पोटेंशियल बहुत है हमारे यहाँ के बच्चों में। यहाँ के पेरेंट्स बहुत लाइक करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को, अच्छे एजुकेशन को, जो कि होना भी चाहिए। और मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा अनुभव रहा है कि हमारे यहाँ शहर के बच्चे, उनको यदि अच्छा वातावरण मिले, ऐसा वातावरण जो गंगापुर नहीं, शिक्षा गंगापुर बारे में नहीं है, इट्स अबाउट ग्लोबल। एक बच्चा जब गंगापुर से बाहर पढ़ने जाए
या कुछ बिजनेस करने जाए तो उसको लगे कि मैं देश की दुनिया से आंख मिला के बात कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का या किसी शहर का बन के नहीं रह गया हूँ। ये विज़न बच्चों के दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। जब इस पैरामीटर पे मैं गंगापुर को वर्तमान में निष्पक्ष रूप से मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है गंगापुर सिटी में इस समय खासकर 2 तरह की जो है प्रैक्टिस इस समय एजुकेशन में चल रही है। पहली प्रैक्टिस, ऐसा माहौल बनना शुरू हो रहा है जो कि आज जिसके लिए कोटा बहुत परेशान हो रहा है कि बच्चों के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पर्टिकुलरली एग्जाम की कोचिंग सब कुछ होती है या उसकी पढ़ाई जिंदगी में सब कुछ होती है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में बात किया कि सब कुछ तो नहीं है। वो एक पैरामीटर हो सकता है। बिल्कुल, आपको स्विमिंग अच्छी आती है, आपको डांस अच्छा आता है, आपको स्पीकिंग अच्छी आती है, लेकिन वो सब कुछ तो नहीं है। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो एग्जाम सब कुछ है। ठीक है, दूसरा पक्ष इस बात का ये है कि उसके अंदर जो बच्चों के परिणाम आ रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क तो है। वो पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं दिखाए जा रहे हैं या कुछ गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसके प्रमाण भी आप चाहें तो हम उसको अलग से डिबेट उस टॉपिक पे हम कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस शहर के भविष्य के लिए या हमारे भविष्य के लिए अच्छी तो नहीं है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि यदि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगा निवेदन करना कि बच्चों की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बच्चे पढ़ें, नो डाउट पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ बच्चों को और चीज़ें भी उस करिकुलम के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। लोगों ने किया है और केटीएम ने भी शुरुआत उसकी कर दी है कि बच्चा आईटी जेईई कोचिंग पढ़ते हुए, बच्चा नेट की कोचिंग करते हुए, बच्चा क्लैरिटी कोचिंग करते हुए बच्चा स्पोर्ट्स भी कर सकता है, बच्चा म्यूजिक भी कर सकता है, बच्चा और चीज़ें भी सीख सकता है। तो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आवश्यक नहीं है और ना ही कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप कोई भी तैयारी करते समय बहुत स्ट्रेस में आए, बहुत प्रेशर में आए या सब कुछ भूल जाएं। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे मैंने कई जो बच्चे हैं जिन्होंने आईटी जेईई टॉप किया है या नेट टॉप किया है, उनके इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, उनके एक्सपीरियंस मैंने पढ़े हैं। कई जो अच्छी इंस्टीट्यूट्स के एचओडीज़ हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि एक्टिवली यदि आप कोई भी कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हो सो 10 to 12 आवर्स इज सफिशिएंट टू डिवोट टू टाइम फॉर माइंड। आपका पूरा फोकस होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज है ना दीपक सर, ये जो कंपटीशन है, ये जो अनवांटेड रेस है जी, ये इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इन्हीं स्कूलों ने की जी, यही लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लेना तो मेरे आई थिंक अभी सोच में नहीं आएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3 पैरामीटर्स होते हैं। थर्ड पैरामीटर विजन एंड मिशन ऑफ द लीडर, कि जो व्यक्ति या जो एक प्रमोटर अपनी संस्था चला रहा है उसका विजन मिशन समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शहर का कोई अधिकारी है या वहाँ का कोई राजनेता है या किसी बिजनेस का एक सीईओ है, उसका विजन मिशन क्या है, यदि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, जैसा भी है, यदि वो आपको समझ में आ जाता है एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, तो बाकी के निर्णय आपके काफ़ी ठीक होने चालू हो जाते हैं। तो गंगापुर में समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लास्ट खासकर 7-8 सालों में दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड और एक ऐसी रेस और एक ऐसी दौड़ शुरू हो गई है जो कि बहुत लंबे समय चलने वाली नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हम बच्चों को एक ऐसा वातावरण दें, हम हमारे बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जहां बच्चे अपने तैयारी करें कंपटीशन की, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में बच्चों की हैप्पीनेस और बच्चों के अदर एक्टिविटीज़ जो बच्चे के माइंड को टेक्निकली एक्टिवेट करती है, मोर प्रोडक्टिव करती है, वो हमारे करिकुलम में हम शामिल कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत हमने हमारे क्रिएटिव इंस्टीट्यूट से की है, जिसके परिणाम मैं मानता हूँ एज एजुकेटर 1 मंथ के अंदर आपको वो बच्चे अपने टेस्ट में परफॉर्म करेंगे। वो जो टेस्ट नेशनल लेवल पे होते हैं, रिपोर्ट्स में आपको शायद आपके चैनल के माध्यम से या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूँगा। और प्लस वो बच्चे अपनी लाइफ की हैप्पीनेस वो इंडेक्स से बच्चे अपने बढ़ाना शुरू करेंगे। तो एक सोच हमारे शहर में लगता है मुझे अब ये काम कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ओनली सिर्फ कोचिंग क्लास में डाइवर्ट कर रही है। दूसरी सोच मुझे लगता है हमारे शहर में ये भी काम कर रही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न था आज से 25-30 साल पहले, एक बुक खोली आपने, टीचर क्लास में आते हैं, चैप्टर्स बच्चों को पढ़ा दिया या ट्रांसलेट कर दिया, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को दे दिए, होमवर्क क्लास बच्चों ने लिख लिया, बच्चों ने उसको अच्छे से रट लिया, याद कर लिया, एक पेपर में लाके बच्चों ने लिख दिया और बच्चों की मार्कशीट अपने हाथ में आ गई। दैट इज कॉल्ड सम काइंड क्रेमिंग एजुकेशन। शिक्षा को सीखना नहीं रटना। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं, इसमें बच्चों को आपने टेबल्स याद करवा दिए बहुत सारे 40-50 तक, बच्चों को बहुत सारे मीनिंग्स आपने याद करवा दिए, मतलब रटवा दिए याद से मतलब। तो आज के समय में, वर्तमान समय में, जहाँ आपके चैट जीपीटी और एआई से टूल्स हमारी ज़िंदगी में डे बाय डे
आते जा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिक्षा आउटडेटेड हो चुकी है। तो हमें अब करना क्या चाहिए अजय जी? मुझे लगता है कि हमारे शहर में एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सभी से मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने कैंपस से बनाना चाहिए कि जहाँ बच्चा अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस तो प्राप्त करे एज पर NAB 20, लेकिन साथ साथ में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, इनोवेशंस, ये सब चीज़ें बच्चों को साथ साथ में मिलनी चाहिए। अगेन क्रिएटिव ने शुरुआत कर दी है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्पीच एंड गिविंग इंटरव्यू विद यू, इट्स अबाउट मेकिंग अ प्रैक्टिकल स्कूल फॉर दैट। सो आई एम हैप्पी टू शेयर कि मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे टीचर्स, हमारे सारे पेरेंट्स क्रिएटिव को पूरे शहर के लिए और आगे चल के पूरे प्रदेश के लिए एक आइडियल हैप्पी स्कूल बनाने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। और आज 21st सेंचुरी में है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, हम इस मिशन को बहुत जल्दी परिणाम आपको लाके इसका दे देंगे सर। बिल्कुल, तो ये वातावरण बदलने की आवश्यकता है और जितनी जिम्मेदारियां इंस्टीट्यूटों की है उतनी ही जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी बनती है। आप देखें जरूर इस चीज को कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन को हम एजुकेशन मान रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उसे एक अच्छा इंसान बनाने की ओर भी हम भेज रहे हैं। अदर जो एक्टिविटीज हैं वो हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, किस वातावरण में वो पढ़ रहा है, या सिर्फ यही है कि अंधी दौड़ में हमने बच्चे ले लिए, एडमिशन कर लिए, इन सबको सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इन सबको सिर्फ इंजीनियर बनाना है। बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है ना, जो आपको अट्रैक्टिव करते हैं कि सर इनमें से इतने हमने बना दिए, इनमें से इतने बना दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन में ही तालीम हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारे सेक्टर हैं, उनके बारे में भी कम से कम पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए इसका पिछला इतिहास क्या रहा है, आने वाले दिनों में इसका विजन क्या रहने वाला है और ये किस दिशा में ये विद्यालय जा रहा है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और कम से कम एक सर्वाइव एजुकेशन जो है ना वो बच्चा हासिल कर पाएगा। अब थोड़ी सी दूसरा मैं रूप बदलूंगा और एजुकेशन बिल्कुल सही है और एजुकेशन ही हमारा मोटिव भी है। जब कुछ पन्ने पलटते हैं इतिहास के तो गंगापुर सिटी बहुत अच्छा चल रहा था एजुकेशन के मामले में, सारे विद्यालय थे और सब विद्यालयों ने अच्छे अच्छे अपने हिसाब से काम भी किया है। और मैं ये मानता हूं निजी शिक्षण संस्थानों ने एक बहुत बड़े वर्ग को रोजगार भी दे रखा है। बहुत बड़े तादाद में जो है ना हर वर्ग का व्यक्ति काम करता है, उसकी रोजी रोटी इससे चलती है, तो ये सही बात है। 50 से 55 हजार स्टूडेंट्स बाहर के गंगापुर सिटी में आकर के रह रहे हैं, तो वहां से एक व्यवसाय का भी, गंगापुर सिटी का भी ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। लेकिन 2015 का वो दौर, जब मुझे याद है सर, उस समय भी मैं मीडिया में था और कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, वो एक ऐसा काला दिन था, या मैं कहूं कि वो एक ऐसा काला सस्ता सर। उसके बाद एजुकेशन के पैरामीटर गंगापुर में तो कम से कम बदल गए, ये मेरा मानना है। जिस तरीके से हो हल्ला हुआ, जिस तरीके से उस चीज को पेश किया गया, दिखाया गया, और उस समय आपने तो कहीं ना कहीं, मुझे ये लग रहा है कि शायद उस समय आप आकर के खड़े होकर के मुखरता से अगर आवाज उठाते तो शायद बात अलग होती, लेकिन शायद हो सकता है उस समय आपका एक ही रहा हो कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, जो हो रहा है उसे देखने दूं, हो रहा है उसे होने दूं, और शायद वक्त इसका एक ना एक दिन जवाब जरूर देगा। और वक्त ने जवाब भी दिया, वक्त ने जवाब भी दिया। लेकिन उस जवाब के और सवाल के बीच में दरमियान जो वक्त गुजरा था, उसने बहुत कुछ गंगापुर सिटी से छीना भी है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच है, कड़वा सच है, स्वीकार करे या ना करे कोई, ये अलग बात है। 2015 का वो दौर जब एलिगेशन लगे, उन बच्चों को मेंटली टारगेट किया गया और मीडिया पूरा गंगापुर सिटी के उठ करके आ गया, संसद तक क्रिएटिव का नाम पहुंचा है कि साहब एक ही संस्था से 17 मेरिट आ गई, ऐसा कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। और जिस तरीके से उसको हाइप मिली ना सर, वो जो 2015 का दौर था, मैं उसकी जो सच्चाई है ना वो आज आपसे मीडिया के सामने, कैमरे के सामने पूछना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो वाकई में कितना कड़वा सच था और उस समय को आपने कैसे फेस किया। लगता है जय जी आज पूरे होमवर्क करके और पूरे जोश में आप आए। नहीं, ये बहुत जरूरी था, ये लोगों के जहन में आज भी है सर ये सवाल। मुझे लगता नहीं कि कितना बताना चाहिए, लेकिन चूंकि एक मंच पे बैठे हैं आपके साथ में और उसकी मर्यादा होती है कि जब कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो उसका एक मान सम्मान होना चाहिए। और मैं आप ही की बात से कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, कई सवालों के आबरू ढके हुए हैं। तो आज पहली बार मुझे लगता है कि एक सार्वजनिक मंच पे मैंने कभी आज तक, चूँकि मैं थोड़ा सा नेचर में इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपने जवाब देना पसंद करता हूँ, लेकिन चूँकि हमारी आपने पूछा तो ये गंगापुर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था मैं कहूँगा। और गंगापुर शहर के लिए एक ऐसा दिन था जब गंगापुर शहर, जैसा आपने कहा कि एजुकेशन हब बनने की ओर हम बढ़ चुके थे, हम बढ़ रहे थे, अभी भी ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश कर ही रहे हैं। अजय जी, वो एक ऐसा दिन था जिस दिन गंगापुर शहर के बच्चों की प्रतिभाएं, यहाँ टीचर्स का हार्डवर्क पूरे प्रदेश के सामने आया, देश के सामने आया। मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उसके बारे में न्यूज़ थी।
लेकिन चूंकि हमारा भी पहला अनुभव था, तो हम भी इतने अनुभवी नहीं थे कि उस बात को हम किस तरह अपनी तरफ मोड़ सकें। लेकिन कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा आपको, जो आई थिंक आज पहली बार मैं शायद नहीं, बिल्कुल, और जो पता है खुल के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों के ज़हन में है ये सवाल। हाँ, दो बात मैं आपको चाहूँगा कोट करना, जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा बेस रहा है। जैसे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का जो ओनर होता है या जो आप कहते हैं उसके डायरेक्टर होते हैं, उनका विजन मिशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर दो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हैं। एक बिलीव मेरा हमारे जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनकी एक बुक आई थी, दैट इज़ कॉल्ड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच के साथ मेरे प्रयोग। और दूसरी एक जो एक बड़ी फेमस लाइन मुझे इंस्पायर करती है, दैट इज़ कॉल्ड सत्यमेव जयते। और इसी का एक सब लाइन आती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो इन तीन शब्दों को मैंने अपने जीवन में, मेरी टीम ने वास्तविक रूप से इसका हमने प्रैक्टिकल किया। तो अजय जी, बेसिकली कहानी क्या थी कि थोड़ा सा आपको पास्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि सारे पेरेंट्स को बड़ा इंटरेस्ट आएगा जानने के लिए। मैंने आज तक सब बातें बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जोड़ें, क्योंकि ये वो काला सच है सर, जो शायद पर्दे के बहुत पीछे था, किसी को पता ही नहीं है। और फिर क्रिएटिव ने भी आकर के, या दीपक सर ने, या किसी ने आकर के इसके लिए कोई सफाई नहीं दी कभी, आकर के कुछ नहीं कहा, मीडिया थोपता रहा और बस ये झेलते रहे, सहते रहे। और उसके बाद ही गंगापुर में कहीं ना कहीं एक गंदी जो प्रतिस्पर्धा है ना, नकारात्मक जो प्रतिस्पर्धा है, उसका दौर शुरू हुआ था। तो पॉइंट हमारा ये, सबसे पहली बात तो ये है कि 2015 में, जो मुझे डेट याद है 10 जून 2015 की बात है, जिस दिन ये परिणाम आया था, तो 17 बच्चे हमारे गंगापुर शहर के क्रिएटिव स्कूल के 10th क्लास के बच्चे, करीब 150 बच्चों की लिस्ट निकलती मेरिट की 15 रैंक्स पे। तो 150 बच्चों में 17 बच्चे क्रिएटिव स्कूल के उसमें मेरिट्स में आए थे। और सबसे खुशी की बात है कि आज 17 बच्चों में से 13 बच्चे देश के टॉप IITs, NITs और मेडिकल कॉलेज से पढ़ के अपना करियर बना चुके हैं। और उसमें से हमारे उन्हीं मेरिट वाले बच्चों में से, उन्हीं बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। और उनमें से हमारा एक बच्चा दीपक मीणा, उसने फिर इस साल UPSC क्रैक करके, और ही गॉट 283 रैंक्स इन द UPSC, और बच्चा IPS बन चुका है, IAS बन चुका है। और उसके अलावा एक बच्चा हमारा उस मेरिट लिस्ट में से NLU से पास आउट है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है। और एक बच्चा जो देश का प्रतिष्ठित कॉलेज है श्री राम कॉलेज, वहाँ बच्चा पढ़ा। और एक बच्चा CA बन चुका है, और एक बच्चे ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। इस तरह 17 बच्चे आज अपने जो है मुकाम में, फिर उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा जो है इसको कोई रोक नहीं सकता, सत्यमेव जयते, सच सच ही रहता है। उसको कोई, जो आप कह रहे हैं काला सच, पीला सच, ऐसा कोई प्रकार का बादल ढक नहीं सकता। कोहरा हटता है और सूर्य फिर सबके सामने निकल के पूरा प्रकाशमान होकर दीपक मीणा ने इस बात से प्रूव कर दिया। अजय जी, इस बात में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं हमारे सारे पेरेंट्स को चाहूँगा शेयर करना, आज लर्निंग के रूप में चाहूँगा शेयर करना, कि गंगापुर सिटी में क्रिएटिव ने 97 में नई शुरुआत करी। उस समय तक गंगापुर में बहुत ट्रेडिशनल स्कूल्स चल रहे थे, संस्था चल रही थी, और उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, सालों चल रही थी। पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। क्रिएटिव ने एक नई सोच, बिना किसी को देखे हुए, जैसे मैं बताया कि जो हमारे स्कूल के ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता एडवोकेट, जो मेरे पिताजी हैं, उनकी सोच थी कि गंगापुर सिटी में कई संस्था बने जहाँ पर बच्चों को 21st सेंचुरी एजुकेशन मिले, जो कि उस समय होता था कंप्यूटर पे कमांड होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ साथ में बच्चों को भारतीय संस्कार मिले। इस कॉम्बिनेशन के साथ में क्रिएटिव ने अपनी एक नई शुरुआत 97 में बहुत इनिशियल स्टेज से 40-50 बच्चों से हमने शुरू की थी। और मैं इसको बात को थोड़ा शॉर्ट करना चाहूँगा कि उसके बाद 2003 में हमारा पहला बैच गंगापुर सिटी का इंग्लिश मीडियम का पहला बैच पास आउट हुआ। 100% बच्चे फर्स्ट क्लास पास इंग्लिश मीडियम से गंगापुर सिटी में 2003 में हुए। और वहाँ से फिर हमने बोर्ड के जो सिलेबस होता है, उसका पैटर्न होता है पढ़ाई का, पेपर का, उस पर हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी, मैंने खुद ने बहुत काम किया। और करते करते 2008 में पहली बार गंगापुर शहर से एक बच्ची की मेरिट, 8th मेरिट नमिता मित्तल, पहली मेरिट इंग्लिश मीडियम से, वो नमिता मित्तल 2008 में। और ये रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड है, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ मैं पूरे तथ्यों के साथ, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ सच मतलब वही जो पेपर्स में भी हो और जो आप बता सकें। 2008 में पहली मेरिट नमिता मित्तल की 8th रैंक आई थी, और इंग्लिश मीडियम से पहली मेरिट गंगापुर सिटी से आई। और अजय जी, उसके बाद क्रिएटिव स्कूल लगातार 2009 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, और 2002 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, 11 में स्टेट की पहली मेरिट साइंस से। पूरे ईस्टर्न राजस्थान में आज तक कभी साइंस में किसी बच्चे की पहली मेरिट नहीं आई। अच्छा। 2011 में निधि अग्रवाल ने पूरे राज्य में विज्ञान वर्ग में पहली मेरिट लाके दिखाया कि गंगापुर सिटी के बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं, कितना टैलेंट है।
तो अजय जी मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर 12 में फिर हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे, 13 में फिर हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, और हमने उस बोर्ड के सिलेबस को उस पैटर्न पे, जैसे हम कहते हैं कि रिजल्ट आता है IIT JEE का, नीट का, तो किसी एक संस्थान के 10 में से 7-8 बच्चे टॉपर ही क्यों आते हैं? बिकॉज वो लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके पीछे, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी टीचर्स उस पर मेहनत करते हैं कि उस पर कमांड, ऐसे विराट कोहली है तो लगातार सेंचुरी क्यों मारता है? बिकॉज उसके पीछे बहुत हार्डवर्क होता है उसका। तो हमने भी ऐसा हार्डवर्क 2003 में शुरू किया था बोर्ड के अंदर, करते करते 2013 तक हम 10 साल में हमारी टीम ने उससे पूरा कमांड ले लिया। तो अजय जी कहानी शुरू कहाँ होती है कि 2014 में जब बोर्ड का एग्जाम हुआ तो हमारे बच्चे करीब करीब गंगापुर शहर में सबसे अच्छे रिजल्ट, परिणाम रिजल्ट, मैं किसी कंपेयर नहीं करूंगा, हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे ऐसा परिणाम दे रहे थे कि पूरे प्रदेश की निगाह गंगापुर सिटी के और क्रिएटिव स्कूल की तरफ लगना शुरू हो गई थी। 2014 में जब परिणाम आया तो हमारी एक बच्ची थी स्कूल की, आस्था अग्रवाल, उसका उसमें 14th रैंक आया मेरिट के अंदर। तो हमें उस साल बड़ी अच्छी मेरिट्स की उम्मीद थी कि हमें लगा था कि हमारे कम से कम 7-8 बच्चे इस साल मेरिट में, हम लोग क्योंकि हर बार हम 1 या 2 नंबर से हमारे 5-6 बच्चे मेरिट्स में रह जाते थे। 2013 में, 12 में, वो डाटा सारा मेरे पास रखा हुआ है, मैं अपनी वेबसाइट पर भी पेरेंट्स आएंगे तो आई विल पब्लिश डाटा आल्सो। तो उस साल हमें लगा था कम से कम इस साल हम 8 बच्चे हमारे 150 बच्चों में अब एवरेज आता है 2014 में आने चाहिए, लेकिन उस साल हमारी सिर्फ एक बच्ची आ पाई। जब उस बच्ची ने कहा, मेरे तो नंबर उस बच्चे के हिंदी में 64-66 मार्क्स आए थे और बाकी और सब्जेक्ट्स में 99, 100, 1900। ये भी बड़ा इशू बना था। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ 15 को समझने के लिए 2014 और पहले कहानी समझना बहुत जरूरी है। हमेशा के लिए पूरे स्टेट में ये एविडेंस आपके चैनल के माध्यम से रह सकता है। तो उस साल हमारे जब रिजल्ट आया तो आस्था के 64 मार्क्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हिंदी में थे, और बाकी सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स, 19 मार्क्स थे। यानी कि मैं हिंदी के मार्क्स को साइड में कर दूं तो आस्था की स्टेट में उस साल फर्स्ट मेरिट आ रही थी। और आस्था के कुछ साथी भी थे हमारे, और बच्चे भी थे, जिन सबके मार्क्स करीब करीब जो बोर्ड की मेरिट लिस्ट थी उससे क्रॉस कर रहे थे यदि मैं हिंदी के मार्क्स निकाल दूं। तो सारे बच्चों ने आके, जब टीचर्स होते हैं तो बच्चों के साथ बड़ा अटैचमेंट होता है, कि सब बच्चों ने आके काफी दुख व्यक्त किया, सर इतने कम नंबर नहीं आ सकते, मैं तो बहुत अच्छा पेपर दिखाई हूँ, 10 नंबर 5 नंबर कम हो सकते हैं लेकिन इतने नंबर नहीं हो सकते हैं। तो फिर बोर्ड की ऐसी व्यवस्था है कि आप RTE के अंदर अपनी कॉपीज, बिल्कुल RTI में अपनी कॉपीज मंगा सकते हैं। तो सारे बच्चों ने अप्लाई किया, हम भी उस बात को मान के बैठ ही गए थे। लेकिन अजय जी ताजुब जब हुआ, अक्टूबर में कॉफी बच्चों की आई तो उसमें देखा पहली बार कि उन बच्चों के नंबर देने के बाद काटे हुए थे, यानी कि पहले दे दिए गए थे, देने के बाद काटे गए थे। और वो प्रमाण मेरे पास आज भी है, बच्चों के पास भी, मेरे पास भी है। ये क्वेश्चन है हिंदी का, तो 2+2+2 6 नंबर दे दिया। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, जो NCERT की बुक है उसके अकॉर्डिंग से, जो नोट्स बच्चों को लिखवाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर लिखा है। बच्चे ने कोई मात्रा गलती भी उसमें शायद, कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, लेकिन उसको काट नंबर देने के बाद काट के 1+1+1 किया गया। अच्छा। ऐसे करके उसकी बच्चों उसकी कॉपी में और कई बच्चों की कॉपी में करीब करीब 15 से 20 नंबर एवरेज में कम हो गए थे। ठीक है। जैसे ही कॉपी हमारे सामने आई तो हमें दुख हुआ, सरप्राइज भी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टीचर नंबर देने के बाद बच्चों के मार्क्स काट ले। तो उस बात को लेके फिर पेरेंट्स भी काफी एग्रेसिव हुए। तो हम सब लोगों ने मिलकर, पेरेंट्स ने हमारी ACB के अंदर कंप्लेंट करी इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ जो है गड़बड़ हुई है। पहले बोर्ड को लिखा कि बोर्ड ने कहा कि हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम दोबारा कॉपी चेक नहीं करवा सकते, बोर्ड अपने नियमों से बंधा हुआ है, वो ठीक है। फिर पेरेंट्स को लगा कुछ ना कुछ तो न्याय मिलना चाहिए बच्चों। बच्चे बहुत उससे डिप्रेस हो गए थे। जो बच्चा मेहनत करता है दुख होता है उस बच्चे को, दुख हमें भी होता है। शिकायत जब ACB की, ये बात अक्टूबर-नवंबर 2014 की है, ये सारे प्रमाण ACB में होंगे शायद, मेरे ख्याल से एक SPL दर्ज होती है ACB में, जो पहला प्रोसेस होता है ACB के अंदर। तो दर्ज हुई तो अजय जी मुझे उसमें सरप्राइज हुआ, पेरेंट्स ने बताया मुझे आके, क्योंकि हम उसमें डायरेक्ट सामने नहीं थे, बच्चे उस फाइट को लड़ रहे थे, पेरेंट्स लड़ रहे थे। तो फरवरी तक ACB को कुछ ऐसे सबूत मिले उसमें कि गंगापुर सिटी के किसी इंस्टीट्यूट का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी बात बोर्ड के गोपनीय शाखा के कुछ अधिकारियों से टेलीफोन पे होती है और उनकी बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो टीचर्स ने कॉपी चेक की थी उसके साथ हुई है। तो ये चैन बता के उन्होंने मिला के, ये बहुत बड़ा, मैं आपके सामने पहली बार ये सच रख रहा हूँ। मतलब ये चीजें प्लान्ड थी, वेल प्लान्ड समझ में बाद में आया हमें। और जब वो पेरेंट्स जाते थे ACB में तो आयु ने बताया कि हम बहुत जल्दी उनको अरेस्ट करने वाले हैं, पूरे सबूत हमको मिल गए किस तरह ये बच्चों के नंबर कॉपीज में काट के इनके नंबर काटे गए और खुद के नंबर बढ़वाने का शायद प्रयास। बच्चे दोनों साइड से बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने स्वार्थ में या कोई दबाव में, आई डोंट नो, ऐसा उन्होंने पेरेंट्स को बताया। लेकिन ये होते होते मार्च हो गया, क्योंकि ये जब जा चली ACB की तो बोर्ड के सब अधिकारी थोड़ा सा उसमें अटेंशन में आ गए और शायद दोबारा वो उनका सेटिंग नहीं बैठ पाया। तो जब 2015 रिजल्ट आया तो जो बच्चे हमारे 8, 10, 14 में आने वाले थे तो 17, 16 बच्चे हमारे उस साल मेरिट में। तो इस श्रृंखला शुरू 2008 में हो चुकी थी कि हर साल 9, 10 बच्चे 2-4 नंबर से रह जाते थे और 15 तक हमने इतना एक्सपर्टीज कर लिया उस प्रोग्राम के ऊपर कि बच्चे कितने बैठे
और मैं कह सकता हूँ आपको, मुझे एक बच्चा ला के दीजिए आप 40% का, 50% का, उस बच्चे को मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 50% से बच्चा वो 60%, 65-70, देयर इज नो वर्ड वीकनेस एग्जिस्ट इन द सिस्टम। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीकनेस नाम का वर्ड होता नहीं है। तो जब वो मेरिट रिजल्ट आया तो उन्हीं लोगों ने, जिनको कहते हैं कि एसीबी शायद उस समय अरेस्ट करने वाली थी, तो उन्होंने उसी न्यूज को घुमा के और दोबारा केटी की तरफ कर दिया कि इतने बच्चे केटी के ध्यान, एग्जैक्टली। और उसका पूरे रिकॉर्ड्स हमारे पास है, सबूत हमारे पास है। सिर्फ पूरे शहर का या उस सिस्टम से बचने के लिए पूरा ध्यान को घुमा के, कहते हैं कई बार उल्टा आपके ऊपर वो बाउंसर, उन्होंने उसको घुमा दिया कि क्रिएटिव कहते हैं बच्चे कैसे आ सकते हैं। तो चूंकि हमारा पहला अनुभव था, और मुझे याद है उस समय एक बहुत बड़े मीडिया हाउस से फोन आया मेरे पास कि कल हम आपका राजस्थान में पूरा पेज का ऐड लगा रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। मैंने कहा अभी ऐड क्यों लाने का कारण कि सब लोग आपको जानना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इस ऐड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले शायद बोर्ड ने कुछ ऐसा कहा है कि हम जांच करेंगे। सरप्राइज मुझे इस बात पे हुआ कि जो बोर्ड खुद परिणाम जारी कर रहा है और जिसकी सारी व्यवस्था खुद बोर्ड की है, उसमें उनको क्वेश्चन मार्क तो ऐसा हो गया, ऐसे किसी जज साहब ने रिजल्ट सुनाया और किसी वकील साहब ने अपोज कर दिया, तो जज साहब बोले मैं दोबारा अपना जजमेंट को जो है रिव्यू करूंगा। ये कुछ इस तरह की स्थिति थी कि जिस बोर्ड को पूरी प्रक्रिया उनके पास होती है, सब चीज उनके पास होती है, लिस्ट पहले बन जाती है उनकी मेरिट की, अब वो 3-3 बार चेक करते हैं। उन्होंने खुद ने क्वेश्चन मार्क किया कि हम इससे जांच करवाएंगे। तो पहला जो है बच्चों का जो है इस बात का हुआ, लेकिन चूंकि सब कुछ वेल आई थिंक लगता है मुझे प्लान था, ऐसा महसूस होता है। उसके बाद फिर जब वो चालू हुई, मीडिया ट्रायल चालू हुई इसकी और जांच शुरू हुई, बहुत सारी जांच एजेंसियां आई, बहुत पीछे तो पड़ लेकिन गए सारे, है ना? हमें पहले दिन से इस बात का, जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी का कोट किया आपको, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो वो यहाँ के प्रूफ हुआ। हमें एक बात का पहले दिन से बहुत आश्वासन था, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें मालूम था हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा सिस्टम हमने काफ़ी ऐसा बना दिया है और हम किसी बच्चे को उस लेवल पर ले आ सकते हैं, तो हमें डर नहीं था। लेकिन वो जो मीडिया ट्रायल चल रहा था उसका, और जो एक क्वेश्चन मार्क्स लगा जा रहे थे, उससे हमारे बच्चे छोटे थे एज में, मेंटली जो हैरेसमेंट उनका हो रहा था, बच्चों की एज 15 ईयर्स 16 ईयर्स, 10th का बच्चा था सर, 10th का बच्चा था। तो मुझे दुख इस बात का सबसे ज्यादा रहा, मेरे पेरेंट्स को रहा, उन बच्चों का अननेसेसरी जो है उसमें हरेसमेंट कह सकते हैं बच्चों का हो रहा था। इस बात को लेकर मैंने ऑब्जेक्शन किया और उसको फाइट भी किया कि मैंने कहा ठीक है आप ट्रायल कीजिए। जब बोर्ड की जांच हुई तो उसका कुछ निकला ही नहीं। बोर्ड ने कहा 7 दिन के बाद हमने भी जांच की, हाँ, फिर बोर्ड ने पूरी जांच करने के बाद जब अपनी रिपोर्ट वहाँ सबमिट कर दी तो उन्होंने कहा कि हमने पूरा जांच कर लिया है, ये सारे बच्चे अलग अलग रूम से बैठे हुए थे, इनके आंसर्स मैच नहीं करते, जो भी जांच करनी थी बोर्ड को सब देख लिया, कुछ होना नहीं था उसमें। लेकिन चूंकि वो लोग पीछे लगे हुए थे और उन्होंने गलत इनपुट्स दिए, गवर्नमेंट को गलत इनपुट्स दिए और मीडिया को गलत इनपुट्स दिए, क्योंकि वो उस केस में फंसे हुए थे, 14 वाले केस में फंसे हुए थे। तो फिर एक नया निकल के आया शुरू हुआ कि नहीं, इसकी जांच एसओजी से होनी चाहिए थी। तो हमें लगा कि डेफिनेटली, फिर हम उसको बात, हमें उसके बाद समझ में लगा कि इसके पीछे जो है क्या सिस्टम जो है, साजिश जो है काम कर रही है। उसके बाद चूंकि जांच एसओजी में आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसओजी जांच करे कोई और जांच करे, जब आप सच पे होते हो तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और वो हमारे साथ भी था। लेकिन अगेन उसमें जो मीडिया ट्रायल चल रहा था उस समय, छोटे बच्चे थे, यदि कोई बड़े लोग होते, यदि कोई ऐसे प्रोफेशनल लोग होते तो वो उसको सह जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे और वो बच्चे मेहनती बच्चे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत से डिजर्व करते थे। उनके अपने माँ बाप की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, उसको आप इमेजिन करेंगे एज ए पेरेंट्स। दुख इस बात का था कि बच्चे उस साजिश के अंदर बच्चों का अननेसेसरी बनाए गए, बच्चों को खुद को बचाने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम को डाइवर्ट करने के लिए। अल्टीमेटली एसओजी जांच हुई, एसओजी ने बहुत सघन जांच करी। हमारे जीवन का पहला अनुभव था कि एक ट्रायल कैसे होती है, एक इंक्वायरी कैसे होती है। सारे टेलीफोन नंबर हमारे स्टाफ के और वो सेंटर्स के और बोर्ड अपने अधिकारियों को सबको लेके मेरे सारे फ़ोन नंबर्स और पूरा एसओजी ने उसको मिला दिया। एक सिंगल कॉल उनको ऐसा नहीं मिला कि कहीं भी मैं कभी जिंदगी में अजमेर गया हूँ या मेरा स्टाफ अजमेर गया हो या मेरे स्टाफ के अजमेर बोर्ड ऑफिस से कभी बात हुई हो या पता नहीं सेंटर कहाँ पे था, उस सेंटर से कोई सबूत ही मिला। और उसके बाद एसओजी ने पूरा बच्चों के ऑफिस को मैच किया। बहुत डीप जो जांच आप जानते हैं एसओजी को, और एसओजी ने बहुत डीप जांच करी। लेकिन उसमें पूरी जांच निकालने के बाद एसओजी ने कहा कि ये बच्चे सारे प्रतिभाशाली हैं, इसमें हमें कोई सबूत ऐसा नहीं मिला जिसमें बच्चों को क्षमा कर सकते। एसओजी ने उसके बाद क्लीन चिट दी और शायद उसको अक्टूबर-नवंबर तक वो पूरा एपिसोड शायद एसओजी ने फाइल को पैक कर दिया, रिपोर्ट भेजी बोर्ड को, इन सारे बच्चों के मेरिट निकाली जाए। उसके बाद हमारी राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को देखते हुए बच्चों की मेरिट इशू करी। सारे बच्चे दोबारा मेरिट में आ गए और फिर जनवरी में ऑनरेबल गवर्नर साहब के यहाँ सारे बच्चों का सम्मान हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। दुख इस बात का रहा कि उस प्रोसेस में जो बच्चों का हरेसमेंट हुआ और जो साजिश का शिकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत वेल प्लान वे में सब कुछ किया गया था, जिससे कि ध्यान डाइवर्ट होके और पूरा ध्यान उसकी बजाय वो जो है ध्यान। सवाल तो एसओजी की क्लीन चिट के बाद भी उठे थे कि 2 करोड़ रुपए दिए। तो अगला सवाल जो होगा दीपक सर, वो भी थोड़ा सा अब आपसे पर्सनली होगा, व्यक्तिगत होगा, और ये वो सवाल है
जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, और आपने भी कहीं ना कहीं जब हमारा पहला एपिसोड था तब वो इस तरह के कमेंट्स पढ़े होंगे। लोगों की शिकायत यह है कि पेरेंट्स जो है ना, स्पेशली वो ये कहते हैं दीपक सर मिलते नहीं है, दीपक सर टाइम नहीं देते, जबकि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात है, इशू है, तो वो आपसे जिक्र करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से हम बात करें, आपके स्टाफ से अगर हम बात करें, तो उनका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव निकल करके नहीं आता, समय पर लोगों को फीडबैक नहीं मिल पाता। एक पेरेंट्स का हमेशा ये रहता है कि देखिए जिस विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो ऑनर है, जो उनको पूरे संचालन कर रहे हैं, उनसे तो मुलाकात हो, उनसे तो हम अपनी बात कह पाएं, दिल की बात कर पाएं। तो ये जो शिकायत है ना, ये बहुत बड़ा इशू रहा है क्रिएटिव के लिए और स्पेशली आपके लिए। सवाल बहुत ही सीधा है और तीखा भी है और सीधा भी है। देखिए ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो आपने बताया अभी कि पेरेंट्स से मैं मिल नहीं पा रहा हूँ या बच्चों से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहा हूँ, तो आपका सवाल ठीक है ये वाला। और इसके पीछे लेकिन कभी मेरा इंटेंशन ये नहीं रहा कि मुझे पेरेंट्स से नहीं मिलना है। जैसे बताया मैंने आपको 2015 के बाद लाइफ में चेंज आया और कई सारे ऐसे अनुभव हुए ज़िंदगी के जो उस समय के लिए नए थे। तो मुझे लगा उस समय के बाद कि अब क्रिएटिव स्कूल को हमें एक सिस्टम बेस बनाना चाहिए, ना कि पर्सन बेस। यदि ये बात मैं समझा पाता हूँ आपको, तो शायद आगे क्वेश्चन आपके एड्रेस हो जाएंगे। तो जब तक 2015 तक क्रिएटिव स्कूल चल रहा था पर्सन बेस, दीपक सर हैं तो सब कुछ है, दीपक सर ही सब कुछ देखते हैं। टीम हालांकि पूरी काम करती थी। मेरे छोटे ब्रदर गौरव भैया, हम लोग सब लोग मिलकर पूरे मिशन को बहुत अच्छे से लेके चल रहे थे। उसके बाद मुझे कुछ लोग मिले जो काफ़ी बड़े अधिकारी थे। उन्होंने समझाया कि दीपक थोड़ा सा काम को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप काम को थोड़ा सा पर्सन बेस की जगह प्रोसेस पे लेकर आइए, सिस्टम प्रोसेस। तो वो नया था मेरे लिए। उसके बाद हमने उस पर काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि लास्ट 7 ईयर्स में 2 चीज़ बड़ी अच्छी हुई है हमारे साथ कि हमने पूरे क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन को पर्सन बेस की जगह प्रोसेस बेस पे लिया है। जिस प्रकार देश का रेलवे काम करता है, एयरपोर्ट्स काम करता है, या बड़ी स्कूल की चेंज जो आप देखते हैं DPS, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई स्कूल की चेंज के 1000 ब्रांच होती है, वो प्रोसेस बेस पे काम करते हैं। तो उसके बाद की हमें संतुष्टि है कि हम अपने रिसर्च से, अपनी मेहनत से हम ऐसी तकनीकी, ऐसे नवाचार ला पाए। यदि मुझसे आप कहें कि क्रिएटिव को अपने 100 स्कूल्स खोलने हैं एक साथ, तो मुझे इस बात का विश्वास है कि 2 महीने हम बैठ के टीम के साथ में और क्रिएटिव के 100 स्कूल्स एक साथ रन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, चला सकते हैं जगह बैठ के। ये प्रोसेस हमने कभी कोई आगे अवसर मिला तो मैं इस बारे में भी आपको, हमारे पेरेंट्स को वो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा पूरा, किस तरह ये चीज़ हो सकती है। 100 नहीं 500 स्कूल चला सकते हैं जगह बैठ के। ये हमने डेवलपमेंट कर लिया। दूसरा डेवलपमेंट ही किया, इस बीच में हमने कई सारी ऐसी नई चीज़ें आविष्कार करी, नई सारी चीज़ें हमने ऐड करी, जिससे हमारे बच्चों का लर्निंग लेवल वो किसी और एंगल पे आ सकता है। 2 हमारी बहुत प्लस पॉइंट रहे। इसमें छोटा सा एक जो ड्रॉबैक आपने कहा वो क्या रहा कि जैसे हम प्रोसेस बेस में आए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो थोड़ा सा मेरा जुड़ाव जो पेरेंट्स के साथ सीधा था, कहीं ना कहीं उसमें कट डाउन आ गया। और वो जो हमारे कुछ साथी बैठे हुए थे, मैं कुछ कहूँगा नहीं, तो उन्होंने पेरेंट्स को संतुष्ट पूरी तरह से वो उनकी प्रॉब्लम्स को, जिस बात पे मुझे बहुत खुशी मिलती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं कहना चाहूँगा जितना मैंने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स से सीखा है, बच्चों से सीखा है, उतना कहीं नहीं सीखा मैंने। आज क्रिएटिव को बनाने वाले पेरेंट्स ही हैं, जिन्होंने सुझाव दे के, हमारे रेलवे के ऑफिसर्स आते थे, रेलवे के एम्प्लॉयज़ आते थे, डॉक्टर्स आते थे, इंजीनियर्स आते थे, एडवोकेट्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे। दीपक जी वहाँ मेरे बच्चा पढ़ता है भाई का, वहाँ स्कूल में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, मैं सर करते हैं ना, उसको भी करते लाइए आप। तो उससे इतना सीखने मिलता था, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। उन्होंने कुछ कह दिया इवन देन कि बच्चा हमारे घर पे ये नहीं कर पा रहा है, तो हम जी जान से बच्चे के पीछे पड़ जाते थे, इसको सही करना है, ठीक करना है बच्चे को। तो कहीं ना कहीं वो जो लीडरशिप शिफ्ट हुई, हमारी लीडरशिप मेरे पास से 2nd जनरेशन में आई, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथी लोग थे, थोड़ा सा उसको पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं कह सकता हूँ, या उस भावना के साथ, जिस भावना से हम लोग काम कर रहे थे, उस भावना के साथ कहीं ना कहीं उस चीज़ को दे नहीं पाए। एक माइनस पॉइंट रहा। दूसरा माइनस पॉइंट रहा कि मुझे लगा कि उनको काम देने के बाद मैं लोगों से अभी मिलता रहूँगा, तो कहीं ना कहीं फिर वो लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा ये इस तरह का आइडिया रहा कि उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पीछे पूरी तरह से आ जाना चाहिए। तो ये 2 कारण ऐसे रहे जिस वजह से मैं अपने पेरेंट्स से कट गया, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरा मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात न करूँ, और उसका समाधान भी अब कर दिया है। जैसा बताया मैंने आपको कि हैप्पी एजुकेशन इज़ द न्यू मिशन ऑफ माई लाइफ, क्रिएटिव लाइफ। और ये क्रिएटिव के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट अ बिग विजन जो गंगापुर से शुरू होके, क्रिएटिव से शुरू होकर पूरे शहर में काम करेगा। और गंगापुर शहर को जब हम सब लोग मिलके एक हैप्पी एजुकेशन सिटी बना पाएंगे, उसके बाद इस मॉडल को हम चाहते हैं कि
नेटवर्क हमारे पास काफ़ी ठीक ठीक हो गया है, इसको हम प्रदेश स्तर पर और काफ़ी बड़ा इसको हम ले जाना चाहते हैं। तो अब मैंने सुविधा ऐसी कर दी है। यदि आपके चैनल के माध्यम से मैं आज कहना चाहूँगा कि अब ऐसा हमने तय किया है कि मैं अब खुद 4 दिन स्कूल में लगातार बैठ रहा हूँ बच्चों के साथ, मंडे से थर्सडे तक, सुबह से लेकर शाम तक, जितना मुझे लगता है मैं बैठ रहा हूँ। और हर फ्राइडे मैंने एक्सक्लूसिवली अगले वीक से पेरेंट्स से मिलने के लिए फिक्स कर दिया है। अब इजी हो गया, इजी हो गया। अब कोई पेरेंट्स आता है, ये पूरा आप आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहा हूँ बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। मैंने अपना डेडिकेट फ़ोन नंबर बना दिया है डायरेक्ट मुझसे बात करने के लिए। वो फ़ोन नंबर अभी हमारा स्कूल वाला है 9016804804। उस फ़ोन को भी हमने तकनीक के माध्यम से पूरा ऑटोमोट पे कर दिया है। उस पर जो भी कॉल आएगा वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, सारी कॉल की हिस्ट्री रहेगी, पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा। और मैंने खुद ने 2 लोग मेरे साथ अपॉइंट किए हैं मेरे ऑफिस के अंदर, जो दिन भर उन कॉल को टैग करेंगे और पेरेंट्स की हर प्रॉब्लम को सुनेंगे और देखेंगे वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही कि नहीं हो पा रही। इसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा हर फ्राइडे को व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं हमेशा पेरेंट्स से मिलूंगा तो बहुत सारा मिशन को मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो 4 दिन मुझे क्लासरूम में काम करना है, बच्चों के साथ काम करना है। आई वांट टू गिव माई टाइम देयर। और डेडिकेट फ्राइडे को सुबह से लेकर मैं दिन तक पेरेंट्स से मिलने के लिए 8:30 और 9 o'clock से लेकर 2 बजे तक वो टाइम मैंने फिक्स कर दिया। पेरेंट्स नंबर पर कॉल करें और मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे सौभाग्य की बात है, इट्स वेरी वंडरफुल। मैं वहीं बैठूंगा ऑफिस में और पेरेंट्स मुझसे 1 to 1 वहाँ के मिल सकते हैं। और बाद में लगेगा तकनीक के माध्यम से कभी मैं बाहर हूँ तो, लेकिन कनेक्शन पेरेंट्स से नियमित रूप से मेरा, जो मेरे क्रिएटिव के पेरेंट्स हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मैं दोबारा उनसे मिलते हुए बहुत खुशी, और अब उनके बीच है, उनके साथ हैं, उनके बच्चों के साथ हैं। क्योंकि बनाना है सर हैप्पी एजुकेशन सिटी, बनाना है हैप्पी स्टूडेंट, बनाना है हैप्पी पेरेंट्स, हैप्पी टीचर। चलिए, और हैप्पी सिटी एजुकेशन में। अच्छा, एक चीज और है, मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया था कि क्यों ना हर विद्यालय काम करे, जहां आप गार्ड बैठाते हैं वहां एक छोटा सा एक बॉक्स रखें और उसे लिखें, उस पर एक चिट्ठी लिख दें, ये अभिभावकों की और बच्चों की एक पाती वाला बॉक्स है। यानी एक चिट्ठी, बच्चा एप्लीकेशन नहीं, चिट्ठी, आत्मिक जो चिट्ठी है, आत्मिक जो लगाव है, वो आप अपना सजेशन, अपनी शिकायत जो भी है वो वहां डालें। शाम को रोजाना उस चिट्ठी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं ताकि वो पढ़ें, और फिर एक हार्टली अटैचमेंट होता है इससे। नेगी साहब हमारे यहाँ एक एडीएम हुआ करते थे माधोपुर में, उन्होंने लिखी थी पिता की पाती और कुछ इस तरह की चिट्ठियों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा था। तो ये भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है। चलिए, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ मैं चाहता हूं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है, ये जो एपिसोड है ना, ये सिर्फ क्रिएटिव के लिए नहीं है। क्रिएटिव का इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ लेना देना है तो वो एजुकेशन से है, पेरेंट्स से है, स्टूडेंट से है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। और आगे एक बड़ा दर्द और बड़ी एक तकलीफ और है जो आजकल मैं नोट कर रहा हूं, 1-2 दिन से मैं भी वो चीजें देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। जो लिखने वाले हैं वो तो लिख देते हैं, क्योंकि जिनका मन साफ होता है ना, वो तो लिख करके जवाब भी दे देते हैं कि साहब अब धीरे धीरे ये अंधी दौड़ इतनी बढ़ गई है कि स्कूल इतने बड़े खुदा और परमात्मा हो गए कि रिजल्ट आया नहीं, कुछ आया नहीं, और उससे पहले जश्न मनना शुरू हो जाता है, उससे पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं, संभावितों की सूचियां आ जाती हैं। लेकिन कल को अगर इन्हीं संभावितों की सूची में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या उन बच्चों का मनोबल नहीं टूटता? और क्या ये चीजें भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में नहीं आती हैं? ये एक कड़वा सच है सर, चाहे कोई भी संस्थान इसको करता है। आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके, आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले एक आदेश दिया था, 100% 100% परिणाम आप नहीं लिखोगे अब अपने विज्ञापनों पर, नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आप 100% परिणाम नहीं दे सकते हो। इसी तरह इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन हैं, सब हम ये कर देंगे, हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, खुदा मत बनो। एजुकेशन है, एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने दो। तो ये जो चल रहा है, ये ठीक लग रहा है आपको? देखिए जी, क्वेश्चन तो आपने बहुत ही तीखा और सीधा पूछा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हम कहीं अपने एजेंडे से डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं। जो हमारा एजेंडा एक हमने लिया है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन, क्योंकि फिर भी ये उसका पार्ट है। हाँ बिल्कुल, चूंकि ये पार्ट है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो दोनों चीज़ आपको साथ रखनी चाहिए, अच्छी बातें और क्या बातें उसको खराब कर सकती है, इसको भी आपको एड्रेस करना चाहिए। तो मुझे भी कल किसी ने बताया कि अब वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कोचिंग क्लासेस की कि वो एग्जाम होते ही, अभी तक तो मुझे लगता है कि एनटीए ने अपनी आंसर की रिलीज नहीं करी है। दैट इज ए प्रोसेस ऑफ 7-10 डेज कि पहले आंसर की निकाली जाती है, क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन पूछे जाते हैं और फिर एनटीए आंसर की निकालती है। आंसर के निकालने के करीब करीब 45 डेज के बाद रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का हमारा, तो निश्चित रूप से बच्चे किसी संस्था में हो, बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, मेहनती होते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिस बनाई जा रही है, इसको मैं कहता हूँ कोचिंग माइंडसेट, इसको कहता हूँ कमर्शियल माइंडसेट, कि ये प्रैक्टिस मैंने कहीं देखी नहीं इंडिया में, स्कूल एजुकेशन का देखी नहीं मैंने, कि ये वैसे हो गया कि आप एक अच्छा वकील कोर्ट में आर्गूमेंट करके आया और दूसरे ने भी आर्गूमेंट किया, और जज साहब आपके जजमेंट आने से पहले बाहर आके मिठाई बांट रहा है पूरे क्लाइंट्स को, पूरे देख लेना ये जजमेंट आएगा, जजमेंट ही आएगा।
या फिर कोई, मतलब इसका उदाहरण हो सकते हैं, कोई डॉक्टर अभी ओटी के अंदर गया और उसने बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया, पेशेंट का बेस्ट किया, और पेशेंट अभी अनकॉन्शियस है, भी नहीं है, हाँ। और बाहर आके मिठाई बांट के नहीं आ गया, तो भगवान तो नहीं, ऐसा आपने कहा नहीं बन सकते। तो मेरा मानना है कि हमारे बच्चों ने एग्जाम दी, बच्चों ने पढ़ाई करी, अच्छी बात है, लेकिन उसके आने से पहले इस तरह की लिस्टें निकालना जिसका कोई, मतलब कह सकता हूँ कि कोई बेस नहीं है, और वो ऐसे गाने चलाना, मेरे को कल कोई वीडियो दिखा था मेरा साथी, उसमें डीजे के टाइप के कुछ ऐसे गाने होते हैं, कुछ ऐसी भाषा के गाने होते हैं जो शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं उस कल्चर में कोई नए बच्चे हैं, बच्चे इनोसेंट हैं, और बच्चे उसको देखे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, संस्कार तो नहीं आ सकते उस गानों से, और फिर अनुशासन भी नहीं रहेगा, और उसमें ढोल नगाड़े बजा के और माला पहना के, तो बच्चों का स्वागत हम पूरा शहर में भी करेगा। आज हमारे शहर से बच्चे निकलते हैं, तो सारी संस्थाओं को मिलकर उन बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मैं चाहता हूँ प्राइज देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इस तरह करना चाहिए कि बाकी बच्चों को दबाव ना बने, बाकी बच्चे प्रेरित हों। तो मुझे लगता है, व्यक्तिगत मेरी राय है कि ये प्रैक्टिस कहीं होती नहीं है, किसने आविष्कार किया मुझे इसका मालूम नहीं है। क्रिएटिव बचेगा इससे, क्रिएटिव 100% बचेगा इससे, कभी क्रिएटिव इससे भ्रामक विज्ञापन, कोई ऐसी चीज। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कल इवन देन मैं चाहता हूँ कि लिखा दूं, यदि क्रिएटिव का कोई परिणाम, चाहे वो जेई को लेके है, चाहे वो नीट को लेके है, चाहे बोर्ड को लेके है, यदि उसमें कुछ 1% का भी कोई क्वेश्चन मार्क आता है, तो मैं उसको किसी तरह से उसका हट जाना पड़ सकता हूँ। दैट कॉन्फिडेंस आई वांट टू गिव यू। और अब जो परिणाम क्रिएटिव के पब्लिश होंगे पेपर में, जो भी परिणाम क्रिएटिव के आएंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ, बच्चे का एडमिशन नंबर क्या है, बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या है स्कूल के अंदर, बच्चे के फोटोग्राफ्स क्या हैं पढ़ते हुए संस्था के अंदर, उसके बाद बच्चे का कौन सी क्लास से आपके बच्चा पढ़ा, ये पूरे परिणाम स्कूल की वेबसाइट पे मिलेंगे आपको। और वही परिणाम इस शहर को अच्छा बनाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, जो मिशन 97 क्रिएटिव में लिया था, कहीं ना कहीं 5-7 साल में कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा उसका मिसयूज किया, तो लगता है दोबारा एक शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रॉन्ग शुरुआत करनी पड़ेगी, और इस तरह की नेगेटिव मैं कहूँगा इसको प्रैक्टिस को हमें स्ट्रॉन्गली उठना पड़ेगा, और क्रिएटिव की शुरुआत आज सारे पेरेंट्स के साथ मिलके, और बच्चों पे ये दबाव बिल्कुल कोटा वाली स्थिति में जाने वाला है कि बिना काम का स्ट्रेस और प्रेशर बच्चों पे बनाने का काम ये इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के, आई डोंट नो क्यों करते हैं, कहाँ से आइडिया आता है मुझे मालूम नहीं है कि आइडिया देने वाले लोग कौन है, कि वो उसको कैसे दे रहे हैं, पर इसे रोकना चाहिए, ये स्वस्थ तो नहीं है। और ये आपको मैं एक लास्ट और देना चाहूँगा इसका एक एविडेंस, कि अभी हमारी केंद्र सरकार ने कोचिंग गाइडलाइंस निकाली है, हाँ बिल्कुल, और जनवरी में रिलीज हुई है, और उसके रेफरेंस में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाला है, और स्ट्रांगली इस बात को एड्रेस किया है कि किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी परिणाम में इस तरह के परिणाम छापना टोटली इलीगल है, गलत है, ये लीगल नहीं है, और आप नहीं कर सकते, दबाव बनता है बच्चों पे, और ये स्वस्थ तो नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि यदि आप उस कानून को विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये गंगापुर शहर के भविष्य के लिए, बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के देखिए, एजुकेशन देना आपके समाज ने आपको एक जिम्मेदारी दी, आप एजुकेशन दीजिए, अपनी मेहनत करवाइए, बच्चे ने अपने पूरे डिवोशंस के साथ में मेहनत की है, परिणाम आने दीजिए। कहाँ परेशानी है आपको, क्यों इतनी जल्दी मच चाहिए और इतनी हाय तौबा क्यों है? क्योंकि इतनी गंदगी भी मत फैलाओ, इतनी भागदौड़ और तेजी से मालगाड़ी के डिब्बे मत बनाओ इन बच्चों को, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, बच्चे हैं, मासूम हैं, और कहते हैं ना, ये जमीन पर उतरे हुए सितारे हैं, इनको चमकने दो, थोड़ा सा माहौल दे दो। ये जो भ्रामक विज्ञापन है, ये गलत तरीका है आपका, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्तर हम सुधारेंगे आगे आने वाले दिनों में, और मैं ज्यादा एपिसोड को लंबा नहीं करूंगा, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आप भी मिलकर के ये अच्छा काम करें, और जो गंगापुर सिटी के, मैं तो चाहूंगा कि आप भी इनवाइट करें, गंगापुर सिटी के तमाम जो इंस्टीट्यूट है उनको भी इनवाइट करें, कि यार आओ मिलकर के। वो कहता ना कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए, तो वो सूरत बदले। बस अजय जी, मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा इस एपिसोड के साथ में, कि गंगापुर के पेरेंट्स विश्वास रखें इस बात का, यहाँ के बच्चे विश्वास रखें क्रिएटिव के माध्यम से। क्रिएटिव ने बहुत नई दिशा दी है शहर को एजुकेशन में, और पुणे 2024 सत्र से इस मिशन को हमने अपने हाथ में लिया है, हैप्पी एजुकेशन को। और गंगापुर के पेरेंट्स की सारी चिंताएं, चाहे इंडिया की टॉप क्लास टीचर्स हों, मैं नहीं कहता हूँ टीचर्स टॉप क्लास कौन से होते हैं, जो आपके बच्चों को टॉप बना दें, बिल्कुल वो खुद टॉप है, वो टीचर टॉप नहीं है मेरे लिए। मेरी टॉप वो है जो आपके बच्चे को अपना बच्चा मान के और उसके हर ग्रे एरिया पे काम करके उस बच्चे को टॉप बना दे, ना कि पढ़ाई में, जीवन जीने में भी, लाइफ स्किल्स में भी। तो मैं अपने सारे पेरेंट्स को विश्वास देना चाहूँगा कि क्रिएटिव इस हैप्पी एजुकेशन मिशन के माध्यम से, और हम सभी लोग मिलके इस शहर के बच्चों को एक बहुत स्वस्थ वातावरण देंगे, ऐसा वातावरण देंगे कि हमारे शहर का हर बच्चा एक हैप्पी स्टूडेंट बनेगा, हर पेरेंट्स एक हैप्पी पेरेंट्स होगा। और इस मिशन में मैं इंडिया के कई सारे अच्छे एजुकेटर्स, एकेडमिशियंस, ऑफिसर्स को से मेरी बात चल रही है, और बहुत जल्दी इस मंच पे आके वो हमारे शहर के बच्चों को जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूँगा मेरे सारे साथी जो संस्थाएं चलाते हैं वो थोड़े से प्रेशर से बाहर आएँ, बिल्कुल वो दबाव से बाहर आएँ। ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत हल्की फुल्की है,
इसको अननेसेसरी प्रेशर ना बनाए किसी चीज़ का, लाइफ को एंजॉय करें, स्ट्रेस से बाहर आए और बच्चों को ऐसा माहौल दें संस्था में कि बच्चा जीवन में खुश रहना सीखे सर। बिल्कुल। मैं भी कह रहा हूँ, खुशी फिजिक्स केमिस्ट्री तरह होती है, इसको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये गिफ्ट में नहीं मिल सकती मार्केट में। इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसकी पूरी लाइफ स्किल्स है और इसको हम अपने चैनल के माध्यम से बताया। 1 जून को चैनल में अपना एक लॉन्च कर रहा हूँ डॉक्टर दीपक राज के नाम से, हैप्पी एजुकेशन नाम से। वो चैनल पे वो सारे कोर्सेज मैं बच्चों को देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से बच्चे वो प्रैक्टिस, वो टूल अपना के अपने जीवन को डे बाई डे एक अच्छा जीवन और एक कहता हूँ हैप्पी लाइफ बच्चे बना सकते हैं। आइए हम सब मिलके इस मिशन को, आप भी उसके हमारे बहुत बड़े एसोसिएट हैं, हम सब मिलके, ये पूरे शहर का मिशन है, इस शहर को बनाते हैं द फर्स्ट हैप्पी एजुकेशन सिटी ऑफ द कंट्री। थैंक यू। कुल मिलाकर के ये है कि दूसरा एपिसोड था और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, और बस उद्देश्य इतना ही था जो मैंने आपसे कहा कि मकसद ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना या किसी की बुराई करनी है या किसी को क्रिटिसाइज करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारा शहर वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब बनना चाहता है या वाकई में कोटा के बाद हम अपना कोई मार्क स्थापित करना चाहते हैं, तो ये सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा सर। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कड़वे सच स्वीकार करने पड़ेंगे, और अगर किसी बीमारी को खत्म करना है तो कड़वी गोलियां भी लेनी पड़ेंगी, ये बहुत जरूरी है। और एजुकेशन में याद रखें, एजुकेशन में यानी शिक्षा में और ज्ञान में बड़ा फर्क है। इस देश को ज्ञान की ज्यादा जरूरत है। शिक्षा तो कहीं ना कहीं जो देता है ना रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति, वो भी आपको शिक्षा देकर के निकल जाएगा। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्ञान की महत्वता को समझें। हैप्पी एजुकेशन का ये जो मिशन है, इसमें डॉक्टर दीपक राज 2 एपिसोड हमारे साथ रहे, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने जो कुछ दिया, बताया, वो शायद आपके जीवन में काम आएगा। इसके अलावा और भी जो शिक्षा जगत की जुड़ी हुई तमाम हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे, वो भी आकर के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप लोग भी अपना फीडबैक, अपने सलाह सुझाव वो बिल्कुल हमें भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और क्या कुछ और बेहतर कर सकते हैं हम शहर की शिक्षा के लिए, वो भी आप जरूर भेजें। और किसी एक संस्था से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम नहीं है, ये ध्यान रखना। और फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं ताजा खबरों के साथ, ताजा अपडेट के साथ, और इसी तरीके के अच्छे कार्यक्रम जो है न्यूज़ सेवर आस्थान आपके लिए लाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात कि आपने 2 एपिसोड के लिए टाइम निकाला, लेकिन क्योंकि एक मिशन ही ऐसा था कि टाइम भी निकालना जरूरी था। अभी तो टाइम बहुत देना पड़ेगा इस शहर को, देना पड़ेगा सर। आप तैयार हैं सब कुछ? वैसे मैं तैयार हूँ, मेरी टीम तैयार है। वी विल मेक द सिटी हैप्पी सिटी, डोंट वरी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में